नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर बातचीत के साथ, लाइव चर्चा के साथ हाजिर है। आज फिर बात बिहार पर होगी। बिहार में आज का दिन राजनीतिक हलचल और गतिविधियों का रहा। कई स्तर पर जो है राजनीतिक गतिविधियां आज बिहार में हुई और जिसके मायने हैं क्योंकि आप सबको पता ही है चुनाव अब इस साल का विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा वक़्त नहीं है, 5-6 महीने और रह गए हैं। तो आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे, बात कई स्तरों पर होगी और इसके बारे में जो है हमारे पैनल में हमारे प्रबुद्ध मेहमान वक्ता है आज, जो इनके सभी पक्षों पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो बात पलायन रोको, नौकरी दो कन्हैया कुमार की यात्रा कांग्रेस पार्टी के साथ। और इस यात्रा के दौरान जो है आज समापन का दिन था। 26 दिनों की यात्रा के बाद जो उन्होंने बिहार के तमाम जिलों में की और गांव कस्बों सब जो शहरों में घूमे वो कि युवाओं महिलाओं किसानों सब श्रमिकों सबसे बात की। तो पहले से ही तय था कि उन मांगों को वो एक ज्ञापन या चार्टर के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो आज उसको सौंपने की कोशिश में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ-साथ सचिन पायलट भी आज बिहार में इस समापन यात्रा को इस यात्रा के समापन के मौके पर वो भी शामिल हुए थे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली रही और जिसमें भीड़ की उपस्थिति लगभग नगण्य रही। हालाँकि उन्होंने इसका जो ठीका है वो बिहार सरकार और प्रशासन और मौसम दोनों को इसकी वजह बताया और उनके मुताबिक 5 लाख के करीब में लोग जो है इस रैली में इस गांधी मैदान में आने को तैयार थे, जिन्हें प्रशासन ने रोक दिया था और कुछ मौसम की वजह से। लेकिन तब भी सवाल इन दोनों के जमीन पर राजनीतिक असर का तो है ही कि क्या सच में कन्हैया कुमार की पदयात्रा अपने जो है उद्देश्य में कामयाब रही? युवाओं को खास तौर पर क्या गोलबंद कर पाई ये यात्रा और कांग्रेस के माहौल में कांग्रेस के पक्ष में कितना माहौल को उनकी इस पदयात्रा ने सकारात्मक बनाया या ये सिर्फ एक इवेंट की तरह से रहा? और प्रशांत किशोर के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये भी है कि उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों की ब्रांडिंग की, अलग-अलग दलों से वो अलग-अलग दलों के वो स्ट्रैटेजिस्ट रहे थे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे थे, चुनावी स्ट्रैटेजी बनाई थी उन्होंने और उनकी जीत में वो अपनी अहम भूमिका जो है उसको बताते रहे। वो उनकी पढ़ी जो है उनके जो बायोडाटा है उसमें वो एक महत्वपूर्ण उनका वो है, पक्ष है। लेकिन सवाल ये है कि अपनी ब्रांडिंग में आज वो गांधी मैदान में क्यों फेल दिखे? क्या सच में प्रशासन और मौसम ने ही 5 लाख की भीड़ जो है उसमें से 20,000 की भीड़ को भी या 10-20 हज़ार तक की भी भीड़ जो है उसकी स्ट्रेंथ हमें गांधी मैदान में नहीं दिखाई। तो आज की चर्चा में इन दोनों के इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बयान रहा जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात की। तो ये इस बयान के साथ ये सवाल अ, अपने आप आ जाता है कि क्या ये अनायास का बयान था या उस रणनीति के तहत है जिसके तहत नीतीश कुमार को एक झुनझुना केंद्र में उप प्रधानमंत्री का पद थमाकर बिहार में उनकी पार्टी जेडीयू को हाशिए पे कर देना है और उस स्पेस को भाजपा के द्वारा खुद कब्जा कर लेना है। दूसरी तरफ एक और तीसरा जो छोर है वो तीसरे छोर पर बात होगी कि बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत तमाम मुद्दे जो हैं अभी छाए हुए हैं, इन पर बात हो रही है। खास तौर पे कन्हैया कुमार की इस यात्रा में इन सारे मुद्दों पर बात की गई। लेकिन इसके बीच आरजेडी के साथ कांग्रेस का एक जो है विश्वसनीय नेतृत्व और उनकी जो नीति की स्पष्टता है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है क्योंकि दोनों दोनों दलों को जो एक साथ आ करके करना है वैसी अभी जो है सार्वजनिक तस्वीरें अभी उस तरह की या वो नहीं आई हैं जिसमें साझा एक जो है चुनौती के बारे में स्पष्टता लोगों को हो सके। तो आज इन्हीं सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे में, संभवतः 1 घंटे में। हालांकि हमारा हमेशा वक्त आगे बढ़ जाता है और साथ में हम कुछ वीडियोस भी देखेंगे आज के संदर्भ में, आज की घटनाओं के संदर्भ में। सबसे पहले मेहमानों को हम स्क्रीन पर ले आते हैं। हमारे साथ आज
प्रवीण राय जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, और पत्रकार रहे हैं, आजकल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार मूलतः पत्रकार ही होता है। तो प्रवीण है हमारे साथ। हमारे साथ उपेंद्र कश्यप जी हैं, फोर्ट व्यू के फाउंडर, एडिटर और जाने माने पत्रकार बिहार के। हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ में बिहार के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार। हमारे साथ विनय ठाकुर जुड़ रहे हैं, स्त्रीकाल के हमारे साथी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ संजीव चंदन, स्त्रीकाल के संपादक। आप पांचों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहले हम लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं और उसका संभव हो तो आप उन पर टिप्पणी भी कर दीजिए, और उसके बाद फिर हम बाकी चारों मेहमानों से बात करते हैं। नहीं, देखिए, टिप्पणी के लेवल पे ये एक वीडियो है, एक वो फोटो है जो ज़्यादातर लोग शेयर कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर के का जो बयान है, जो हम लोग आगे देखेंगे, तो उससे ये जाकर के जुड़ भी जाता है। एक हालांकि और भी जो क्लोजअप की तस्वीरें जो जन स्वराज के समर्थक जारी कर रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा जब और लोग बात कर रहे होंगे तो। लेकिन इसके साथ प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो जाकर के बात करने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। तब से प्रशासन के द्वारा यानी प्रशांत जी ने पूरी तैयारी की थी, मांगे रखी गई हैं, जितनी तरह की उन्होंने शर्तें रखी हैं, सबको पूरा किया है। हम लोगों ने उनसे बाकायदा परमिशन लेकर गांधी मैदान का जो औपचारिक फीस है उसको फीस को जमा करके तब आज हम लोगों ने रैली का आयोजन करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने अपनी ओर से हर स्तर पर सहयोग का करीब करीब 5 लाख से ज्यादा लोग आना चाहते हैं, और उनके आने की जो व्यवस्था है, हर जिले से जितने बसों को बुक किया गया, जितनी गाड़ियों की व्यवस्था की गई, लोगों ने टिकट कटाए, वो सारी जानकारी हम लोगों ने प्रशासन को हर स्तर पर करीब करीब प्रतिदिन हम लोगों ने दिया, निकाला है। इसके बावजूद आज आपने देखा कि करीब करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जाम में फंस गए। आधे से ज्यादा लोगों को जेपी सेतु पुल पर चढ़ने से रोक दिया गया। पूरे ये तो एक वीडियो, 2 वीडियो आपने प्रशांत जी के प्रसंग में देखा, और वो जो फोटो है उससे इनका ये स्टेटमेंट तालमेल, वहां मंच से भी उन्होंने काफी गुस्से में बात कही है, वो हम लोग नहीं दिखा पा रहे, लंबा उसमें है तो हम लोग को बातचीत भी करनी है। लेकिन बीच में एक फोटो जरूर प्रशांत जी के समर्थकों के जरिए जो जारी किया जा रहा है, क्लोजअप का मंच से जो होता है, वो जरूर दिखा देंगे। और ये देखिए कन्हैया कुमार, सीएम ऑफिस का घेराव के वक्त का। पहले जो है उनको इसके पहले इनको रोक दिया गया था, मनोरमा जी। तो जी, तो सबसे पहले आज उपेंद्र कश्यप जी से पहले प्रशांत किशोर की रैली के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हेमंत जी के पास आएंगे और कन्हैया कुमार की आज की गिरफ्तारी और समापन इस पर बात करेंगे। उपेंद्र जी, आज की प्रशांत किशोर की रैली में क्या दोनों तरफ की बातें जो है हमने देखी। एक तो भीड़ दिख नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने उसका कारण भी बताया। सच में क्या, मतलब सच्चाई क्या है? मेरी जो बातचीत हुई, नमस्कार सबको। पहले तो मेरी बातचीत हुई, मेरे संपर्क के जो लोग गांधी मैदान में उपस्थित थे, हमने उस फोटो पर और वीडियो पर, जो संजीव जी ने फोटो दिखलाया, उस पर भी हमने बात करी कि सोशल मीडिया में ये बातें आ रही हैं, खासकर महागठबंधन के तमाम लोग उसी फोटो और वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिसमें लाल लाल कुर्सियां हैं, कई कमेंट हैं, व्यंग हैं कि लाल लाल तो कर दिया गया, लेकिन बिहार का लाल कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी जनता कहीं नहीं है, सिर्फ कुर्सियां लाल लाल गांधी मैदान में है। लेकिन ये तस्वीर तब की है जब बारिश हो गई थी, और बाद में काफी भीड़ आई। प्रशांत काफी लेट आए थे, 5 बजे के लगभग, उसके बाद शायद,
और प्रशांत के आने के समय काफी भीड़ रही है। वो फोटो भी मेरे पास है, हमने मंगवाया था इसी की पुष्टि के लिए कि सच क्या है। तो जो दावा किया जा रहा है कि 2000 भी लोग नहीं आए, ये दावा पूरी तरह गलत है। रही बात कि 2 से 5 लाख की भीड़ है या नहीं है, तो 5 लाख में तो 3 लाख खुद ही हटा दिए, जाम में फंस गए। रही बात 2 लाख का, तो जो वहां उपस्थित थे उन लोगों का दावा है कि 2 से 2.5 लाख लोग थे। हो सकता है यह संख्या भी बहुत अधिक बताई जा रही हो, तब भी जो फोटो है मेरे पास, अगर कहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा, आप दर्शकों को दिखला भी सकते हैं। काफी भीड़ रही है। हाँ देखिए, फोटो तो है। अब इसको तो 2000 नहीं कहा जा सकता। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं 2000 कहा जा सकता। 2000 तो ये पप्पू यादव के ने उसको प्रचारित करने की कोशिश की, या दूसरे हाँ, लोगों ने। 2000 बिल्कुल नहीं है, महागठबंधन ने जल्दीबाजी की है। लेकिन मैं आखिरी दौर में वीडियो देख रहा था, और काफी लंबा मंच बनाया ना, काफी खर्च किया है मंच पे, तो लोग भी बहुत होते हैं। एक लड़का गा रहा था, प्रशांत जी लेट से आए, लेट से आने का कारण भी बार बार मंच ये बता रहा था कि हमारे लोगों को रोक दिया गया है। तो यानी ये जो क्लोजअप का वीडियो है और वो जो फोटो, ये जो क्लोजअप का फोटो है और ये जो फोटो है, सच्चाई इसके बीच की है। और वो बीच की जो सच्चाई है उसका बयान कर रहे हैं प्रशांत किशोर। यानी जो देखिए, अपेक्षा थी, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारी व्यवस्था के बावजूद लोग नहीं आ पाए, ये तो तय इस है बीच जी। उपेंद्र इस जी। बीच में मैं माले की उस रैली का एक जिक्र करना चाहूंगी जो थोड़े दिनों पहले हुई थी पटना में। दीपांकर भट्टाचार्य जिसको संबोधित कर रहे थे, तो उसको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी नहीं, वो भीड़ सबको दिखी, सारे लोगों को दिखी, पक्ष और लोग, विपक्ष और सभी को उसके उसके लिए बसों की व्यवस्था नहीं होती है, माले के नहीं हुई लोग थी। आ जाते हैं, देखिए, माले के लोग। वामपंथी संगठनों की बात अलग है। ठीक है, वामपंथी संगठनों का मामला एकदम अलग है। वो मध्यमार्गी लेकिन पार्टियां और दक्षिणपंथी पार्टियों से उनका एकदम अलग है। हाँ, लेकिन भीड़ उसका जिक्र वहां पे अपेक्षाकृत जरूरी नहीं है। थी। लोग हाँ? देखिए, उपेंद्र जी, उसका जिक्र यहाँ पे जरूरी है कि किसी ने उसमें क्वेश्चन नहीं किया, सवाल नहीं किया कि लोग थे नहीं थे, दावा क्या था, जो था आपके सामने था। लेकिन जब इनका होता है तो किस तरह से वो उसके पीछे इवेंट बनाने की और पूरा तैयारी करने की और सारी चीजें जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। और मतलब ऐसे विरोधाभासी जो है बातें या तस्वीरें आती हैं। आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आपके विरोधी आपको कमतर ही आकेंगे, बताएंगे भी। अब भीड़ का देखिए जो मामला है, वो निश्चित रूप से तस्वीर जारी करने में जल्दबाजी की गई। कुछ मीडिया बंधुओं की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, और महागठबंधन के नेताओं समर्थकों की तरफ से भी वही फोटो जारी की गई। ये तो सच है कि जो फोटो महागठबंधन के समर्थकों की तरफ से जारी की गई, उतनी कम भीड़ नहीं थी। यह भी हो सकता है कि जो उन्होंने भीड़, इतनी भीड़ तो नहीं थी, इससे तो कई गुना अधिक भीड़ थी। और पूरा लगभग, हाँ देख लीजिए, वो काफी अंतर है, कई गुना का अंतर है। वो अब बोलने की इसमें क्या जरूरत है, तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। हाँ, ये है कि 5 लाख की भीड़ नहीं थी। 5 लाख में पीके ने खुद ही 2 लाख फंसा हुआ बता दिया। वहां जो लोग उपस्थित थे वो 2 लाख का दावा कर रहे थे, तो 1 लाख मान के चलिए कि लगभग भीड़ रही होगी। वैसे भी हम लोग को भीड़ का अनुमान बताने का बहुत माने नहीं किया जाता है कि भीड़ की संख्या बताने से बचने की हिदायत दी जाती है। इसी तरह का कंट्रोवर्सी देखिए, एक और बयान हम आपको दिखलाते हैं। फोटो को लेकर के जल्दबाजी की गई। अब 2 अखबारों की मैं बात करता हूं। एक है, मोबाइल पर मैं देख रहा था वेबसाइट पर, जी न्यूज का जो लिटरेचर था, और एक है एनबीटी का। दोनों में अंतर है, जो भाषा शैली इस्तेमाल की गई है। कितना कंट्रोवर्सी है देखिए कि जी न्यूज पर निशांत भारती लिखते हैं, वो पत्रकार हैं निशांत भारती जी न्यूज के। उन्होंने जो लिखा है कि अब पीएम मोदी के कहने से भी पीछे नहीं हटेंगे, यह बात पीके ने कही, जैसा कि निशांत दावा कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि पीके ने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का आदमी हूं, वो उनके कहने से मैं काम करता हूं। अगर वो कहेंगे तो करूंगा, अब लेकिन अगर कहेंगे कि हटो, नीतीश तो को भी नहीं हटाओ, तो नहीं मानेंगे। और वही बयान 8 मिनट मात्र भाषण दिया है पीके ने। और वहीं पर देखिए दूसरे अखबार में जो एनबीटी का है, नवभारत टाइम्स का, वो लिखता है कि पीके कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कहेंगे कि नीतीश को मत हटाओ तो क्या मान जाओगे? बात तो एक ही बोली होगी पीके ने। नजरिया अपना अपना है, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बरसात के कारण भीड़ कम हुई, ये उनके लोगों का दावा है जो हमारे सोर्स है। रही बात भीड़ जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए तमाम मध्यमार्गी पार्टियां
दक्षिणपंथी पार्टियां जो नुस्खा अपनाती हैं, पीके ने भी किया। हाँ, इनकी व्यवस्था अलग थी। पत्रकारों को भी बुलाया गया था कि अगर आप एक इंटरव्यू वहां उस भीड़ में किसी का लेके जारी करते हैं, लिख देते, तो उसका 500 रुपए देंगे। बिहार के पत्रकारों की औकात 500 रुपए पर रिपोर्ट फिक्स कर दी गई है पीके की तरफ से, जन सुराज की तरफ से। और इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो 2-2, 4-4, 5-5 कॉल आपको आते हैं कि आप आइए, आपको हम कैब दे देंगे, खाने पीने की व्यवस्था देंगे, पर वीडियो 500 रुपया देंगे। अगर आप उस भीड़ में 500 वीडियो निकालिए तो उससे कमाइए, 2 वीडियो निकालिएगा तो 1000 कमा कर आइएगा। ये पत्रकारों के मामले में पीके की स्पष्ट रणनीति है। लेकिन पीके बहुत बड़ी भूमिका साध पाएंगे, मुझे नहीं दिखता है। बी टीम उन पर ठप्पा लग चुका है और ये ठप्पा बड़ी जल्दी जाएगा नहीं। चुनाव है, विपक्ष जो है महागठबंधन के लोग ये ठप्पा जाने नहीं देंगे और इसको पुष्टि खुद पीके भी करते हैं। जितना वो तेजस्वी को बोलते हैं, जितना वो नीतीश को बोलते हैं, उसका दशांश भी मोदी पर नहीं बोलते, बीजेपी पर नहीं बोलते। तो जो उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो पीके जो है वो बी टीम है बीजेपी के, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी हरकतों से, उनके कार्यकलाप से पुष्टि होती है, मजबूती मिलती है कि नहीं, ये वास्तव में बीजेपी के बी टीम है, ये लोग मान रहे हैं। और तो आज जो मतलब आज की रैली के बाद से क्या मतलब उनकी स्ट्रेंथ का क्या आकलन आप कर रहे हैं, मतलब ताकत का, जो चुनाव के संदर्भ में देखा जाए? अभी चुनाव आने दीजिए, जब टिकट बंटना होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5-7 लोग हैं उनके टिकटार्थी, और किसी भी दल के लिए टिकटार्थियों की संख्या कम नहीं होती है। बसपा कहीं नहीं है बिहार में, लेकिन शायद ही कोई विधानसभा होगा जहां 2-4 उनके भी प्रत्याशी, पैसा देकर भी अगर टिकट लेना हो तो लोग मिल जाएंगे। चुनाव लड़ने के पीछे यह जानते हुए कि मैं हारूंगा, ये तय है मेरा कि मैं हारूंगा, तब भी मैं चुनाव लड़ता हूं और ये दावा करता हूं कि मैं जीतूंगा। इसकी रणनीति अलग है। ये समाज और राजनीति के घालमेल से आर्थिक मामला बनता है। एक थोड़ा सा देहाती अंदाज में उपेंद्र भाई, बीच में सॉरी मनोरमा, हम लोग के यहाँ भंसारा कहलाता है, वैसे पता नहीं भोजपुरी में भी कहलाता होगा, मगही में। हाँ हाँ है। और विवाह शादी में एक होता है भंडार, जो सब चीजें वहाँ एक भंडारी होता है, और उसका हिसाब किताब रखने की एक व्यवस्था होती है उसके पास कि कितने बारात के लोग आएंगे, कितने सरात के लोग खाएंगे, मैनेजर। और वो जो है कई बार ऐसे, हमारे यहाँ कहावत है गोनू झा को लेकर के, या शायद नहीं, हमारे यहाँ देवन मिश्र होते हैं मगही के, मगध के इलाके में। तो ये था कि भाई बाराती ज्यादा आ गई, दाल घट गया तो उसमें बैगन डाल दिया कि चूहा मर गया है, और ये सब कथाएं भी बहुत प्रचलित रहती हैं मैनेजरों को लेकर के। जब ज्यादा आ जाए तब क्या करना है, कम आ जाए तब क्या करना है, ये सारी चीजें। तो पीके भंसार के आदमी हैं या भंडार के आदमी, मुख्य समधी नहीं है अभी। वैसे आज भंडारा का दिन है, आज भंडारे का दिन है, और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी पट्टी क्षेत्र में राम जी की छठी मनाई जा रही है, तो हर जगह भंडारा चल रहा है। वैसे महात्मा फुले की जयंती है आज, तो वो हाँ। राजनीति तो महात्मा फुले से भी बदलती है, और टकराव राम जी वाला तो है ही महात्मा फुले से ही है। खैर, तो आज भंडारा का दिन भी है, छठी भी है और जन्मदिन भी है। और फुले दिक्कत ये है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की वैचारिकी ही नहीं पता है कि किधर के हैं वो। ये भी वो है। तो साफ दिखता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के तरफ है, इसमें अब कोई छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब वो ज्यादा स्पष्ट है, लेकिन ऐसे मतलब देखा जाए तो बिना मतलब वैचारिकी का अभाव तो रहा ही है। जब वो पार्टी के तौर पर उन्होंने शुरू किया, किस तरफ में किधर जाएगा, गांधी जयंती के दिन उन्होंने शुरू किया था और सीधे उसके जो है कॉन्ट्रास्ट में बातें उस दिन उन्होंने की थी, और भी तमाम चीजें हम उस पर पीछे बात कर चुके हैं। हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी से भी जो है खास तौर पर कन्हैया कुमार की यात्रा का जो समापन हुआ, और अब किस स्थिति में आप देख रहे हैं इस यात्रा का इम्पैक्ट, किस प्रकार से कन्हैया कुमार मतलब बिहार पे डालने में सफल रहे, और कांग्रेस को का हासिल क्या है अभी? इसके कंक्लूड होने के बाद से इसका हासिल क्या है? जी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि कन्हैया की जो यात्रा है वो मैं बैठ करके देख रहा था लगातार उसको, तो और आज जो कुछ हुआ उसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा था जो एक तरह से जो सामान्य बिहारी है, जो आज की तारीख में
कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा था। मुझे वो शो ऑफ ज्यादा लग रहा था। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल का उदय भी देखा है और उनका अन्ना आंदोलन भी देखा है। तो ये कुछ कुछ मुझे वैसा ही लग रहा था। बिहार की गरीबी, बिहार से पलायन, बिहार में बेरोजगारी, ये सब जो एजेंडा है, आज इस एजेंडे के इर्द गिर्द के जो जितने मसले हैं, क्या वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहे थे? पूरी यात्रा में मुझे साफ साफ नहीं दिखा कि बीजेपी उनके इशारे पर है। नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी घोर सांप्रदायिक नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो नौकरी दो, पलायन रोको का जो पूरा नारा है, वो बिल्कुल एक तरह से वो मंत्रजाप टाइप का मुझे लग रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसयूआई की ओर से इसका आयोजन हुआ था, इस यात्रा का। कन्हैया कुमार को उसका चेहरा घोषित रूप से पार्टी ने नहीं बनाया, लेकिन वो अघोषित रूप से चेहरा वही थे। और इस पूरी यात्रा के बाद आप बताएं कि बिहार के कैंपस में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहाँ एनएसयूआई की क्या क्या गतिविधियां हैं? क्या इन सवालों को लेकर के एनएसयूआई कहीं लड़ती भिड़ती दिखती है? क्या आज के बाद एनएसयूआई इन सवालों को लेकर के बिहार के विश्वविद्यालयों के कैंपस में जाकर के इन सवालों पर लड़ाई शुरू करेगी? अभी पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ है और वहाँ हॉस्टल का अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। सभी हॉस्टल में ताले लगे हुए हैं। आप समझ सकती हैं कि पटना में रहना कितना महंगा हो गया हुआ है। और ऐसी स्थितियों में आप पूरे विश्वविद्यालय के हॉस्टल में और कॉलेज के हॉस्टल में आपने ताला लगवा रखा है। एक महासचिव जो चुनी गई है, उनका बयान में ये देख रहा था और खबर भी किसी सोशल साइट पर मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये शपथ ग्रहण हम लोग का तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि हॉस्टल अलॉट हो जाए। तो जो कैंपस के इशू हैं, बेरोजगारी का सवाल है, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि तब उसमें एक तरह की वाइब्रेंसी आती है, एक तरह का कनेक्ट होता है नीचे से, कि जब वो उसको लेकर के आप कैंपस में सक्रिय हो, आपका संगठन सक्रिय हो, आपके लोग सक्रिय हो, तो ये ऊपर से एक माहौल बनाने की कोशिश है। उस माहौल में फोटो अपॉर्चुनिटी है, मीडिया अटेंशन है, उसमें तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तो ये सब है। लेकिन मुझे लगता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी, मीडिया अटेंशन के अलावा इसका राजनीतिक फायदा नीचे में कांग्रेस कितना उठा पाएगी, ये उसमें मुझे शक हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि जो कन्हैया कुमार जो इस यात्रा को लीड कर रहे थे, उस पूरी यात्रा की आज कुछ पत्रकारों की मीटिंग में मैं था, तो वहां कुछ लोगों ने शिकायत की बजाबते, और जिसके बारे में खबर भी आई थी, वीडियो भी उसका चला था, कि उनके बाउंसर ने एक मीडिया कर्मी को उठा लिया, कुछ देर तक बंधक बना कर रखा, उनका कैमरा तोड़ दिया, उनका मोबाइल तोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी, ऐसा कोई काम हम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वो हमने उनसे हम ये कर रहे थे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और उन्होंने कह दिया कि ये अभी कोई हटिए, हम बात नहीं करेंगे अभी। और उसके बाद उनके बाउंसर ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ धक्का मुक्की की। तो ये इस घटना की का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक साधारण घटना नहीं है। इस तरह का व्यवहार अगर पदयात्रा के दौरान अगर और आप बाउंसर लेकर क्यों चल रहे हैं? इस पदयात्रा में बाउंसर का क्या लेना देना है? आप जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बाउंसर का मतलब ही इस तरह की यात्राओं से वो सूट नहीं करता है। इस तरह की यात्राओं में बाउंसर का कोई, वो सेलिब्रिटी जो होता है वो कहीं जा रहा है, उसके साथ वो अपना उसका है, लेकिन ये जो कोई लीडर है, मास लीडर है, उसके लिए ये मुझे लगता है जनसंपर्क सबसे महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य रहा हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं होता है। तो एक तो ये पूरी जो कमी मुझे दिख रही है
वो कि आप ऊपर से शेव कर रहे हैं, नीचे से नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं मान लेता हूं कि जब आप नीचे में कमजोर होते हैं तो चाहते हैं कि ऊपर से कुछ फिजा हवा बनाई जाए, कुछ माहौल बनाया जाए, फिर उसका नीचे में फायदा उठाया जाए। लेकिन नीचे में के लिए तैयारी क्या है? ग्राउंड लेवल पर कोई तैयारी चल रही हो, उस तरह की तैयारी मुझे दिखती नहीं है। तो इसका क्या असर होगा? तो एक तो ये है कन्हैया की जो पदयात्रा है, आज उसका समापन हुआ उसको लेकर के। लेकिन उसमें जो कुछ बातचीत ये लोग कर रहे थे, उस बातचीत में वो ताकत, वो चिंता, वो लोगों का ये दिखाई नहीं दे रहा था। जो मैं कह रहा हूं कि जो नौकरी दो पलायन रोको, ये जो एक नारा है, उसमें सरकार के प्रति जो सरकार ने जो रवैया अपनाया हुआ है नौकरियों को लेकर के, पलायन को लेकर के, पूरी अपनी आर्थिक नीति को लेकर के, उसमें वो चिंता झलकती नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में है कि जो एक अपनी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ जा रही है। तो जो अपने यहाँ एक कहावत है कि कर्ज लेकर के घी पीने वाला, तो कर्ज लेकर के घी तो लोग नहीं पी रहे हैं, लेकिन कर्ज लेकर के कर्ज निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निपट नहीं पा रहा है। 67% लोग अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। जो क्रेडिट कार्ड से जो कर्ज लेने का जो ये है, उसमें अभी जो रिपोर्ट है उसमें 6,700 करोड़ डिफॉल्टर लोग हुए हैं। उतना ही गोल्ड लोन का डिफॉल्टर हुआ है, लगभग 7-8 हजार करोड़ का। जो आपका जो जीडीपी है, भारत का जीडीपी जो लगभग 400 लाख करोड़ का है, तो लगभग 42 लाख करोड़ का ये उसके अनुपात में कर्ज है। तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था जो कर्ज की जो इकोनॉमी बनती जा रही है, उसमें आप बताइए कि जो जिस तरह की चिंताएं होनी चाहिए, उन चिंताओं को आप अगर एड्रेस नहीं करते हैं, उसको अगर कनेक्ट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है, जो आपकी चिंता है नौकरी दो पलायन रोको, तो बहुत ही एकांगी लगता है। उसमें बहुत सारे ये एस्पेक्ट को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसमें सरकार क्यों नहीं नौकरी देना चाहती है? क्या उस सरकार को पता नहीं है कि नौकरी हम नहीं दे रहे हैं? सरकार इन लोगों ने तो कहा था हम 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे लोगों को, तो क्या हुआ उसका? तो इस सरकार की चिंता में अगर नौकरी नहीं है और सरकार चीजों को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है, एक तरफ पूरा देश जो है आर्थिक सुनामी झेल रहा है, सामाजिक सुनामी भी है कि जब पूरा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, बीजेपी आरएसएस का जो है सिस्टम, और जो सत्ता में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके जो फ्रिंज एलिमेंट है, सब एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं। किस्म के बाबा आकर के कुछ फरमान जारी कर रहे हैं देश के नाम। कोई ये जो लाला रामदेव ने कहा कि ये सर्वत जिहाद, क्या है ये? तो कहाँ ले जाना चाहते हैं? हेमंत जी, बल्कि हेमंत जी इस बीच में बस आपके ध्यान में लाने के लिए भी कह रही हूँ, ललन कुमार का एक वीडियो देखा, ललन सिंह का, तो वो पलायन को ही सीधे खारिज करते। कौन पलायन? कैसा कांग्रेस को नौटंकी करने की आदत है, और पलायन जो है वो तो अपनी मर्जी से लोग करते हैं, जिसको जहां नौकरी करना है करेगा ना, तब जबकि वो 90 के पलायन को ये लोग सवाल बनाते हैं। और अभी के पलायन के लिए जो है ललन सिंह का ये बयान आ रहा है कि पलायन कहाँ है बिहार में? पलायन लोग अपनी मर्जी से करते, जिसको जहां नौकरी करना है करेगा ना, बिजनेस जहां करना है करेगा, तो जाएगा ही, जहां जाना है वहां जाएगा। तो ये टेक है उनका। बिल्कुल, ये पलायन को लेकर के एक दूसरा, उसको लेकर के एक दूसरा विचार भी है। वो तो एक अलग, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि पलायन हमेशा जो है वो गलत ही नहीं होता है, और उसको हमेशा आप खारिज नहीं कर सकते हैं। वो उस पर नहीं, लेकिन राजनीतिक सवाल ये लोग 90 के दौर के पलायन को बनाते हैं ना। वही तो कह रहे हैं कि वही आपका जो दो मुहापन है वो साफ साफ दिखाई देता है। एक बात और है कि जो पूरी जो यात्रा का समापन हुआ है, और उसमें जो बात इन लोगों ने मीडिया से जो इंटरेक्ट किया है, उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जो इनके जो नए अध्यक्ष आए हैं राजेश राम, वो इतने दबे हुए मुझे दिखते हैं कि समझ में नहीं आता है कि वो पार्टी को लीड करने के लिए लगता है उनको कोई सफोकेशन महसूस हो रहा है, या वो मीडिया को संबोधित करना हो तो जिम्मेवारी कुछ बोल करके जिम्मेवारी दूसरे को थमा देते हैं। कोई बहुत अधिक किसी बात पर मुझे लगता है कि बहुत
अटेंटिव होकर के लंबी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा है उसमें साफ साफ ये लगता है कि कन्हैया कुमार ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये पार्टी को देखना पड़ेगा कि भाई आप जो दो पर्सनालिटीज के बीच में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन उभर रहा है तो पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। वो आपको एट ए टाइम इसको एड्रेस करना पड़ता है कि किस किस व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी आपने बहुत ढोल नगारे के साथ राजेश राम की ताजपोशी की, लेकिन जब और उसी बीच कन्हैया कुमार आ गए तो वो राजेश राम पूरी तरह से दब गए। वो सिर्फ मीडिया में नहीं दबे, बल्कि वो जहां कहीं भी आते हैं, मैंने कई मौकों पर उनको देखा है कि वो बिल्कुल खुल करके बात नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ बात करके और फिर आगे आगे किसी वो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, दूसरे को जिम्मेवारी देते हैं, हाँ अब ये साहब बताएंगे, अब ये बोलेंगे। तो ये वो एंकर की भूमिका में एक तरह से मुझे दिखाई देते हैं। वो पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में उनको अपनी बात रखनी है, उससे कम, और वो एक तरह से एंकर की भूमिका में मुझे ज्यादा नजर आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं एंकर की भूमिका में तो इसलिए मैं प्रशांत किशोर के बारे में बताना चाहता हूं। हेमंत जी देखिए, दोनों ही उत्पीड़ित अस्मिताएं हैं, एक महिला और एक दलित। तो राजेश राम जी से मनोरमा को आप मिला दे रहे हैं। बिल्कुल आप इसको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो प्रशांत किशोर जी वाले मामला है उसमें गिलास आधा खाली है आधा भरा है। भीड़ उसमें 20 लाख आई कि 20,000 आई, उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर जी जो कुछ कह रहे थे वो अपनी नाकामी खुद उजागर कर रहे थे। जिस तरह से वो गांधी मैदान में चिल्ला रहे थे प्रशासन पर कि 2 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं और प्रशासन किसी को आने नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ 2 लाख लोग अगर पटना में आकर फंस जाएंगे तो पटना में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। 2 लाख लोग पटना में आकर फंसे हुए हैं और 5 लाख लोग गांधी मैदान में उनके आ गए हुए थे। ये सब बकवास है। वो धीरे धीरे उनका जो है पर्दा उतरता जा रहा है। जो कर रहे थे उनको लग रहा था कि हम बीजेपी के लिए, जो उनको मैंने बहुत पहले कहा था कि बीजेपी के खेत में वो मित्र कीट की तरह है, यानी कि वो एक ऐसे कीड़े की तरह है जो बीजेपी की जमीन को उर्वरा बनाती है। और मैंने ये भी कहा था कि दावे के साथ कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी का कोई एक भी विधायक अगर बनता है, 2-4 भी बनता है, तो वह बीजेपी के काम आएगा, वह महागठबंधन के काम नहीं आएगा। ये साफ साफ है, इसमें कोई इसमें घालमेल नहीं है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए उनको कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं। उनके पीछे जो पूरा बैकअप है, देखिए इस देश में सांप्रदायिकता को जिस तरह की फंडिंग हो रही है और इस देश में इस तरह की राजनीति को जिस तरह की फंडिंग हो रही है, जो बीजेपी की आरएसएस की पूरी वैचारिकी से लड़ रहा है, उस लड़ाई को कमतर करने के लिए, उस लड़ाई को पर मीडिया अटेंशन नहीं हो, उस लड़ाई को डाइल्यूट किया जाए, और तो इस तरह के लोगों को बीच में घुसा करके और जबरदस्त फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाता है। मैं साफ इनको बता, ये जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, किसकी ताकत है उतना पैसा खर्च करने की? जो गांधी मैदान में जो इनके ये गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला है कि हमने इतनी सरकारें बनवाई, हमने इतने को चुनाव लड़वाया, तो क्या हमारी पार्टी को कोई चंदा नहीं दे सकता है जी? तो ये सब, ये जो बचाव में अपनी बात जो कह रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। ये चीजें जनता, बिहार की जनता धीरे धीरे मुझे लगता है कि इनका लोकेशन समझ रही है और इसका असर इस बार गांधी मैदान में इन्होंने जो डंका पीटा था कि 10 लाख लोग आएंगे, और खुद ये गांधी मैदान में खड़े होकर जो कुछ भी कह रहे थे, वो कुर्सी बाद में हम कह रहे हैं कि कहीं रैली होती है अगर 10 लाख की, तो सुबह से भीड़ आने लगती है। ऐसा नहीं है कि अचानक भीड़ आ जाएगी 10 लाख। सुबह 5 घंटे तक गांधी मैदान खाली है और उसके बाद 2 बजे 10 लाख भीड़ वहां आकर खड़ी हो जाएगी। वो कंटिन्यूटी, दावे कुछ और है, दावे कुछ और है, कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं कि सब कुछ खाली खाली, ऐसा वो तस्वीर जो कुर्सियों वाली तस्वीर है वो सुबह की खींची हुई तस्वीर नहीं है। वो जो लोग आए हैं, 10-20 लोग आए हैं, उनको वो जुटा करके जो फोटो खींचा गया है, उस फोटो के जरिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। सवाल आपकी पूरी राजनीति पर है।
जी। जी अब हम पता नहीं है इस फोटो का हम लोग आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि एडिट करके भी भीड़ को जो है मतलब मल्टीफोल्ड में दिखाया जा सकता है, जब तक कि नहीं वीडियो नहीं, ना आ जाए। ये पीला वाला जो तस्वीर है, इस तस्वीर के लिए भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि पीला वाली तस्वीर वहाँ पीला इसीलिए पीला कहा मैंने। पहन करके आज शुरू से कभी कोई नहीं दिख रहा था। इतने अचानक जी पीला वाला ये जो है पिछले ये इसमें जब इनका जो स्थापना सम्मेलन है क्या अक्टूबर में जो हुआ था, उस समय पूरा माहौल पीला पीला था। उस समय सब लोग पीला पीला पहन करके आए थे। इस बार जो लोग दिख रहे थे तो पीला पीला बिल्कुल नहीं था। उस ये पूरा ड्रेस कोड वाला है और इसमें ये पता नहीं इस हाँ, फोटो को ये लेकर के इसलिए वो कह रहे हैं ना कि कई तरह की एडिट भी किया जा सकता है, तो जब तक वीडियो या कुछ इस तरह से नहीं दिखता है तो मतलब सत्यापित होना जरूरी है, तो वो साफ हो ही जाएगा। हम प्रवीण के पास आते। प्रवीण, आप भी बिहार की राजनीति को मतलब हैं तो बिहार से ही आप, और बिहार की राजनीति पर आपकी भी उतनी ही पकड़ है, अपना ऑब्जर्वेशन है। आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों फैक्टर को? क्या कन्हैया कुमार की पदयात्रा के बाद से कांग्रेस में जो जो जान फूकने की बात थी, तो वो जान क्या फूकी है बिहार में एक नए तेवर में और नए उसमें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस को? साथ ही प्रशांत किशोर की रैली और प्रशांत किशोर का टोटल जो फैक्टर है बिहार में, इम्पैक्ट किस तरफ में और कितना रहेगा, या सिर्फ एक वोट काटने के स्तर पर ही रहेगा, जिसमें जाहिर है वो सहयोग भाजपा की तरफ जाएगा अगर वोट काटते हैं वो। तो आपका क्या आकलन है? सभी को बहुत नमस्कार। हेलो, हाँ आवाज हाँ आ रही बिल्कुल है सुनाई सबको? दे। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे। मैं प्रशांत किशोर के फैक्टर को दो तरीके से देखता हूँ। ये बहस आप लोग कर रहे थे कि कितनी भीड़ जुटी, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये सारी चीजें जो है, मसला ये नहीं होगा कि 15,000 लोग आए कि 5 लाख लोग आए। भीड़ की ये ओरिजिनल है, फोटो भेज दिया है संजीव जी के व्हाट्सएप पर। सवाल ये एक है बात कि प्रशांत वो किशोर क्या बात इसलिए, इम्पैक्ट डाल वो पाएंगे? बात, प्रवीण एक मिनट, प्रशांत भीड़ की बात इसलिए क्योंकि मतलब एक आकलन तो होता है उससे कि किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। नहीं, जन समर्थन उनके पीछे है या नहीं है, ये तो सारी चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। हम एक फोटो से या एक वीडियो से आकलन नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अभी कुछ दिन पहले वहां पे उपचुनाव हुए थे और मीडिया का मानना था कि 2 उपचुनाव जो है प्रशांत किशोर की वजह से, मतलब उनको सीटें तो कुछ नहीं मिली लेकिन वोट काट दिया उनने 2 सीटों पे, जो हार जीत के अंतर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मुद्दा यह है कि प्रशांत किशोर वोट किसका काटेंगे? अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, वोट किसका काटेंगे? और उनकी फंडिंग कहां से है? वो फंड कहां से आएंगे? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, यानी कि फंड की कमी नहीं है, बैकिंग है उनके पीछे, फंड है उनके पास। तो वो बैटिंग अगर वो इंडिपेंडेंट करते हैं कि किसी के साथ करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें। आने वाले समय में पिक्चर और क्लियर होगी। अभी हम कयास लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर शायद बीजेपी की बी टीम है, या वो कुछ उनका अपना एजेंडा है, क्योंकि एजेंडा इतना जल्दी क्लियर नहीं हुआ है। 2 सीटें जो जिसपे डेंट किया था उनने, उस पे हार जीत का अंतर, उनके सीटें जो आई दूसरी पार्टियों ने जीती, वो प्रशांत किशोर माना गया उसमें कि उनकी पार्टी ने इतनी सीटें वोट पा गए कि वो निकल गई। बेलागंज और इमामगंज। हाँ, इमामगंज वाली। तो ये उपचुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं। अगर उनने कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया, अगर जैसा उनकी बातें हुई है कि 20% वो माइनॉरिटीज को टिकट आज देते एक हैं। रोचक बात बताते मैं प्रवीण बता रहे थे, पर रोचक को जानकारी दे दो कि प्रवीण उसी इलाके से आते हैं जिधर प्रशांत किशोर का घर है, तो उनके घर के प्रशांत बारे में किशोर बता जी का रहे घर मेरे गांव के बगल में है और हम लोग, उनका लैंडमार्क था उनके पिताजी का घर, और थे। आज घर भी है लैंडमार्क वो हुआ घर। करता था इन लोग के गांव जाने के क्रम में कि पांडे जी के घर तक पहुंच गए हैं, ऐसा ये लोग बोला करते थे। काफी साल तो तक। खैर आगे। तो देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर की मतलब पार्टी कितने दिन तक जो है इंडिपेंडेंटली लड़ती है, मतलब वो कितने देर तक। ये जो ठप्पा लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, आज ही कहीं वो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को जिताया है, उसमें से कुछ मददगार हमारे भी हैं, क्योंकि हर
जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसकी फंडिंग को लेकर सवाल होते हैं कि वो फंड कहाँ से आ रहा है। आम आदमी पार्टी का भी स्थापना से लेके और अभी हारने तक ये रहा कि भाई फंड कहाँ से आ रहे हैं, और फंड मैनेज करने के लिए ही पार्टियां कुछ भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी पे भी यही आरोप लगा कि वो पंजाब में, गोवा में चुनाव लड़ने के लिए उनने जो है लीकर लॉबी से पैसा लिया। प्रशांत किशोर की फंडिंग कहाँ से है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि प्रशांत किशोर को बैक कितना कर रहे हैं, और उनके कैंडिडेट्स का चुनाव कैसे हो रहा है, वो किसके फेवर में जा रहा है, वो महागठबंधन के फेवर में जाएगा या बीजेपी के फेवर में जाएगा। क्योंकि जो 2 सीटों पे जो उपचुनाव हुए और जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से हार जीत हुई, तो वो फायदा किसको हुआ, वोट किसके कटे? एनालिसिस के लिए बहुत छोटा सा सैंपल है, लेकिन ये निकल सकता है कि किसके वोट कटे। दूसरी चीज यह है कि प्रशांत किशोर पे बहुत जल्दी जो है लोगों ने भरोसा नहीं कर सकते। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इतनी जल्दी भरोसा भी करे। ये रिफ्लेक्ट होता है, आज आप लोग भले कितनी भी संख्या बताएं, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुश्किल से 25,000 लोग थे, मुश्किल से 25,000 लोग से ज्यादा नहीं थे, और उसको मैनेज करने के लिए भी पुलिस का भी प्रोटेक्शन उतना, पुलिस की फोर्स भी उतनी नहीं लगी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि भीड़ नहीं है। जबकि वो प्रशासन पे इसका डाल रहे थे कि पुलिस हम जितने मांगे थे हमको दी हाँ, नहीं नहीं, गई। उसको मैनेज करने के लिए जिस तरह अगर गांधी मैदान में रैली होती है और फोर्स की तैनाती होती है, अगर उनको अंदाजा हो जाता है कि नहीं 1 से 2 लाख लोग आ जाएंगे, तो वो उस तरह से तैयारी भी रहती है। प्रवीण, तो आपने फंडिंग के बारे में बात की, तो यहाँ पर एक और सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह का खर्च वो कर रहे हैं, वो मतलब एक अच्छी खासी स्टैब्लिश पार्टी के भी बस की बात नहीं है, जिस मुताबिक उनका पंप एंड शो और सब कुछ होता है। तो क्या कोई भी पब्लिक डोमेन में है कि उनकी फंडिंग का क्या आधार है? क्या उनका सेल्फ फंडिंग है? इतने पैसे कमा लिए थे प्रशांत किशोर नहीं, ने? उन्हें आज ही इंटरव्यू में बोला है कि सेल्फ नहीं है, उनके भी कुछ मददगार हैं। उनने इंटरव्यू में बोला कि मैंने तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ाया, स्ट्रेटेजी बनाई, पंजाब में किया, कई जगह। तो अगर उन पार्टियों को 100 लोग मदद कर रहे थे तो 5 लोग हमको भी उसमें से मदद कर रहे हैं। लेकिन वो खुल के ये बता नहीं पाए कि वो कौन है, या किससे फंडिंग हो रही है, या कहाँ से आ रहा है पैसा। अगर वो इस तरह से फंडिंग हो रही है तो निश्चित तौर पे बैक में कोई है, और हमारे साथी जो बता रहे थे कि बैक में हो सकता है बीजेपी से भी उनको मदद मिल रही हो। तो अगर बीजेपी मदद कर रही है तो बीजेपी की ही वोट वो काटेंगे, ऐसा तो तय है कि वो उनके वोट नहीं काटेंगे। और इस तरह से खुले में कह देना कि मैं 20% टिकट माइनॉरिटीज को दूंगा, कोई पार्टी आज की डेट में कहने के लिए, जो महागठबंधन की भी पार्टियां हैं, वो कह सकते हैं क्या कि हमने 20% टिकट हमको देना ही है माइनॉरिटीज को। तो इससे इससे ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं वो डेंट करेंगे किसी न किसी को, लेकिन अभी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने में वक्त लगेगा। थोड़ा कांग्रेस अगर वो वाले पर भी मैं चाहूंगी, कांग्रेस वाले पे भी, कि आप मतलब उस कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा उनको का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो इम्पैक्ट तो उस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये है कि एक हलचल हुई, बस इतना ही कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी चर्चा हुई, जिसको कि कोई भी नहीं मानता है कि कांग्रेस वहां पे सीरियसली लड़ती है या लड़ेगी या कुछ करेगी। एक हल्का सा उसको सिर्फ आप इतना ही समझ सकते हैं कि एक चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस के लोग भी सड़क पे आ सकते हैं, उतर सकते हैं, बस इससे अधिक आप कुछ नहीं समझ सकते उसको। आज जिस तरह से लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया, आप बताइए इससे पहले कांग्रेस या इस तरह की पार्टियों ने कब इस तरह का प्रदर्शन किया, कभी भी? तो एक सिर्फ रिफ्लेक्शन, वो सही है, मीडिया टेंशन है, थोड़ा सा चर्चा में बने रहने का, लेकिन इस तरह की चीजें बराबर अगर पार्टियां कर रही हैं, लगातार संघर्ष करेंगी, तभी उसको जमीन मिलेगी। जमीन नहीं है वहां पे, कांग्रेस पार्टी के लिए वहां जमीन बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे एक चर्चा शुरू जरूर हुई है कि हाँ, पार्टी सीरियस है या लड़ने की कोशिश कर रही है। और युवाओं का अटेंशन, पूरे पदयात्रा में युवा ही थे, और सबको मालूम है कि अगर युवा आपके साथ आएंगे तभी आप कुछ आगे गेन कर पाएंगे। अगर युवा वर्ग नहीं रहेगा, इसीलिए वो जो है पलायन रोको यात्रा की बात हो रही है। पलायन रोको तो मतलब बड़ी समस्या है, उस पर मतलब विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक सिर्फ ये है कि हमने कुछ किया, इतना ही समझ सकते हैं कि हमने कुछ किया, हमने कुछ इनिशिएटिव लिया पलायन रोकने के लिए, या युवाओं के बीच में गए, तो मुद्दा क्या हम तलाश करेंगे? मुद्दा यही है कि भाई
बेरोजगारी है, पलायन है, तो उस पे हम जो है युवाओं को जो है अपनी ओर खींच सकते हैं, और कुछ हद तक हो सकता है लोगों को अपील भी करता हो, क्योंकि बेरोजगारी तो है, पलायन तो हो रहा है बिहार से, लेकिन सिर्फ युवाओं के पलायन हो रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के पलायन हो रहे हैं, वहां मजदूर भी नहीं है। जी, बल्कि ज्यादा पलायन शायद उन्हीं का हो रहा है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रवीण। तो वो दोनों मुझे बस दोनों चीजें सांकेतिक ही लगती हैं कि कांग्रेस का भी ये जो भी शक्ति प्रदर्शन या जो कुछ भी दिखाना था वो सिर्फ सांकेतिक था। आगे इस तरह के संघर्ष उनको जमीन पे करने होंगे, हर जिले में करने होंगे, हर जगह करने होंगे, तब तो जाके उनकी थोड़ी बहुत पहचान या उनकी थोड़ी बहुत जमीन दिखेगी, नहीं तो अभी सिर्फ सिर्फ संकेत है कि हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। और सेम इसी तरह की कंडीशन जो है प्रशांत किशोर के साथ है कि अगर वो 2 साल पदयात्रा में बिताते हैं और एक रैली करते हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, अभी भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जी, ठीक है। विनय के पास आते हैं। विनय, इन्हीं दो रैली के संदर्भ में बात करते हैं, और अभी जो हमने 3 लोगों की बातचीत सुनी, और उसमें एक और चीज निकल के आ रहा है कि बिहार में विचारहीन राजनीति की जगह नहीं है। तो देखिए, दोनों दोनों का मुद्दा एक ही है। हम कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर की बात करें तो इनकी जो यात्राएं रही, या पार्टी का फोकस वही पलायन, नौकरी, शिक्षा और इन सब की बात है, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस जो है एक वैचारिकी के साथ है, और प्रशांत किशोर जो है ये वहां पर मिसिंग है? तो ये फैक्टर जो स्वीकृति में है, जनता के बीच जिनकी स्वीकृति होती है, स्वीकृति के स्तर पर भी जो है ये एक अगर इन्हीं मुद्दों पर ये दोनों है, तो पलड़ा थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका रहेगा इनके मुकाबले में। धन्यवाद मनोरमा। देखिए, ये तो इस बात को लेकर के कोई विवाद नहीं है कि कांग्रेस के पास वैचारिकी नहीं है। कांग्रेस के पास विरासत भी है, वैचारिकी भी है, पर बात यह है कि उसने जो जमीन छोड़ी है वो जमीन वो हासिल करने की तैयारी में कितनी है। जहां तक कन्हैया कुमार की बात है, तो पहले की भी वक्ताओं ने कहा कि कन्हैया कुमार, मेरी नजर में कन्हैया कुमार एक मीडिया इवेंट है, और उनको पॉलिटिकल इवेंट बनने में बीच में बहुत तैयारी करनी पड़ी। देखिए, हम सब जानते हैं कि सिर्फ ओरेटरी स्किल जो है आपको नेता नहीं बनाता है, और कम्युनिकेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन कह रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हैं, इससे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है ना। क्योंकि जो जैसे फिजिक्स के हिसाब से बोलते हैं ना, रेजोनेंस, आपकी बात का असर या अनुगूंज तभी होगा जब आप उस नब्ज को पकड़ पाते हैं, और जो जो रिसीवर एंड पे जो व्यक्ति है वो ये मानता है कि जो वो व्यक्ति बोल रहा है वो उसकी संजीदगी है, उसने उसको जिया है ना। प्रशांत किशोर की अभी तक जो छवि है वो पॉलिटिकल मैनेजर की तरह ही, और पता नहीं क्यों वो चूंकि खुद ही पॉलिटिकल मैनेजमेंट उन्होंने चुनावों का किया है, तो उनको बहुत सारी चीजों का जो उनके नैरेटिव्स को बिल्कुल काट देता लेकिन है। हमने ये भी, मैंने यहाँ पे याद दिला रहा बस कि प्रशांत किशोर बीपीएससी वाले मसले पर हुए, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो वही वही एक वही ऑटोग्राफ, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि देखिए, जब अगर वो सीरियस राजनीतिज्ञ हैं तो उनको, सीरियस राजनीतिज्ञों को एक तो अपना अपने जो उनका चाल ढाल और उनका जो कार्यकलाप है उनमें वो कवर अप करने की उनको बहुत जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी जो शैली होती है उसमें चूंकि इतना नेचुरलनेस होता है कि वो अपने आप कम्युनिकेट करती है। जब आप मैनेज करते हैं तो उस समय अगर आप बेहतर नेता हैं तो आप डिटेल्स को ध्यान में रखते हैं कि आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं। तो देखिए, उन्होंने अपने जो जो बड़ी गलतियां की, जो उनका नैरेटिव जिससे चेंज हो रहा है, जैसे वो बीपीएससी के समय में आया, वो एक उनका वैनिटी बैन का मामला है कि आप बिहार में मतलब जो है आप रैली कर रहे हैं और आप जो है वो सेलिब्रिटी या सिनेमा जगत के जैसे वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका किराया लाखों में
करोड़ों का वो वैनिटी वैन है जिसकी बहुत जरूरत नहीं है। ये बात उनको नहीं पता है, ये मैंने मानने को तैयार हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो बगैर इन सुविधाओं के राजनीति नहीं कर सकते, उनको ये सुविधाएं चाहिए। देखिए कुछ जो बड़े नेता होते हैं उनका इतना संघर्ष होता है कि वो ये सब संभाल ले जाते हैं। जैसे चरण सिंह का उदाहरण, चरण सिंह पहले नेता थे जिन्होंने एयर कंडीशन कार का इस्तेमाल प्रचार में किया था, लेकिन चरण सिंह का अपना रहन सहन इतना रस्टिक था, इतने उनके संबंध मजबूत थे कि कोई उन पे ये आरोप नहीं लगा सकता था कि आप विलासिता के लिए जो है एसी कार का इस्तेमाल कर। बाकी लोगों पे ये लग सकता था आरोप। तो उन्होंने उनका ये जो कदम था, किसान प्रधानमंत्री की छवि इंटैक्ट रही। हाँ, वो ये बल्कि इससे ये वो कम्युनिकेट करने में सफल हुए कि मैं बहुत पारदर्शी राजनीति कर रहा हूँ, मेरे कोई दिखावा नहीं है, मैं एसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं धूप में जा रहा हूँ और ज्यादा जगह में जा पाऊं, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें वो देखिए, बिहार में जो नौकरी पलायन रोको नौकरी दो, नौकरी का सवाल जो बिहार जैसे राज्यों में सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है। बिहार में जब नौकरी की बात होती है तो नौकरी जो है वो स्टेट में पावर शेयरिंग की भी बात है। नौकरी मतलब लोग सरकारी नौकरी मानते, नौकरी मतलब वो मोदी जी वाली पकौड़े वाली नौकरी को नहीं मानते। और जो पलायन जो हुआ है, इसीलिए लैंड रिफॉर्म का मामला भी इसीलिए फंसता है कि लैंड जो है, लैंड सिर्फ कैपिटल नहीं है, लैंड सबसे जो है साफ अभिव्यक्ति है आपके सोशल स्टेटस का और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसीलिए पार्टियां जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करने में घबराती है, क्योंकि उससे स्टेटस को डिस्टर्ब होता है। तो जो स्थापित लोग जो राजनीति में होते, जो हेमंत जी ने कहा कि आपने नेता तो बना दिया राम जी को, लेकिन वो खुद ही घबराते हैं स्टेटस को छेड़ने में। उनको पता है कि उनको बनाया गया है वो सिंबॉलिकल है, उनके पास पावर ना तो दिया गया है ना वो ट्रेंड है उस पावर को हैंडल करने के लिए। तो इसको करने से पहले पार्टियों को बहुत संजीदगी से इन सब चीजों का इसका दूसरा जो विनय में जल्दी से, क्योंकि एक दूसरा दौर में भी छोटी छोटी सी बात करेंगे, जो भाजपा वाला और जेडीयू वाला जो प्रसंग है हमारी, उसमें चर्चा भी बाकी है। तो ये कन्हैया कुमार ने एक वो जमीन तो तैयार कर दी, आगे अगर कांग्रेस चाहे तो अपनी जमीन बना सकती। तमाम जो स्टूडेंट्स के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, उस पर लगातार आगे आने वाले महीनों में काम करके, या नहीं तो अगर सिर्फ यहीं तक ये सीमित रहता है तो फिर ये मतलब यहाँ पर कांग्रेस की फिर से सीमा बन जाएगी। आपको क्या लगता है? मनोरमा कन्हैया कुमार को उतार करके कांग्रेस जो है ना, जैसे वो किताब है ना राजेंद्र यादव जी की, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, तो कांग्रेस जो है वो मुड़ मुड़ के देख रही है। वो एक कदम चलती फिर मुड़ के देखती है कि हमारे पीछे जो है वो आ रहे हैं लोग कि नहीं आ रहे हैं, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो अभी तो उनकी मुश्किल है कि जो वो राजद का क्या रुख होगा उससे तय हो रहा होगा। और मैं तो कहता रहा हूँ कि भाई राहुल गांधी जी अगर सही में बदलाव चाहते हैं, जो उन्होंने चर्चा की संविधान सभा, तो उनको अभी तो बैठना चाहिए बिहार में जाकर के सदाकत आश्रम में, वो टी शर्ट वगैरह खोल करके, जैसे बिहारी बच्चे जो है चर्चा करते हैं वैसे चर्चा करनी चाहिए, भाषा के स्तर पर, वेशभूषा के स्तर पर और शैली के स्तर पर। जब वो कॉर्ड को नहीं छेड़ पाएंगे तो आप नेता नहीं बन पाएंगे। अगर राहुल गांधी ने टी शर्ट व्हाइट पहना दिया सबको तो ये चेंज बिहार को मंजूर नहीं होगा। नहीं, वो टी शर्ट आप महंगी भी पहनिए, लेकिन वो जो बात जो कर रहे हैं ना, नहीं, आह्वान किया था उन्होंने बेगूसराय में सबको व्हाइट टी शर्ट पहनने के लिए। अरे भाई, ये दिक्कत क्या है ना कि उनको जो लोग सलाह दे रहे हैं, पता नहीं संजीव जी लोग आसपास घूम करके वापस चले आते, सलाह कुछ दे नहीं पाते, ठीक है ना। उनको जो सलाह दे रहे हैं वो उनको पूरा उनका सत्यानाश, ऐसे वो 500 साल राजनीति करते सलाह दे के ही बैठे हैं। अभी हेमंत जी मुझे लगता है कि वहीं से आ रहे होंगे, अभी जब उनकी बारी आएगी तो पूछिएगा उनसे। पूछे।
ठीक है। हाँ, खैर दूसरे राउंड में फिर और बात होगी। संजय जी के पास चलते हैं आप तब। दूसरा हमें हमें एक और लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, फिर भी हमें लगता है आगे समय बढ़ेगा। संजीव जी बेचारे फंस जाते हैं विनय सर माने रियली हेमंत वहीं से आ रहे हैं, इसलिए वो बताएंगे आपको जो आप सलाह की बात लेकिन कर रहे हैं। पहले आप अपनी बात कर लीजिए, हेमंत जी से बाद में बात करेंगे। आप अपनी बात कर लीजिए। जो एक और ये तमाम मसले जो है, बेरोजगारी, पलायन, ये सब सारा कुछ छोड़ दीजिए। उसके आगे दोनों पार्टी अपने-अपने स्तर पे काम कर रही है, आरजेडी भी और ये भी। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी चुनाव में अब ज़्यादा वक़्त नहीं है, लेकिन हम लोग एक साझा वो जो है नहीं देख रहे हैं। हालाँकि उस दिन का जेस्चर के बारे में हमने बात की थी, जब मुलाकात हुई यहाँ पर भी, पटना में भी और दिल्ली में भी लालू यादव जी से मुलाकात की उन्होंने। लेकिन इसके अलावा जो एक साझा जो साझी बात की जाती है, जो कि अब उसका इम्पैक्ट बहुत गहरे उतरने वाला है अगर अभी से बात होती है। ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये मिसिंग है, और ये अगर गठबंधन के स्तर पर चुनौती देना है तो ये महंगा पड़ जाएगा, देरी करना है इसमें? देखिए मनोरमा है, एक तो ड्राइंग मेमोयर हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और हाँ, वो मैंने कह रहे हैं पढ़ा। कि काफी बढ़िया चर्चा हो रही है सामाजिक न्याय पे 11 अप्रैल को, मतलब फुले की जयंती से जोड़ रहे हैं वो 25,000 तक लोग गिन लिए गए हैं भीड़ के। और देखिए भीड़ का आकलन इसलिए भी किया जा रहा है, सामाजिक न्याय का ही तो चर्चा हो रही है, तो ड्राइंग मेमोयर इसको तो आप देख ही सकते हैं। भीड़ का आकलन इसलिए हो रहा है कि बड़ा दावा था, यदि टॉल प्रॉमिस नहीं है, ये टॉल दावे नहीं होंगे तो फिर ये बात नहीं होती। तो वो उन्होंने 10 लाख लोग कहा था और इसीलिए बेचारे प्रशांत किशोर को अंतिम तक 5 लाख बोलना पड़ा और कहा कि फंस गए आदि इत्यादि। मुझे एक घटना याद आई उपेंद्र भाई। अच्छा, मैं देख रहा था 3-4 बजे एक बच्चा गाना गा रहा था। वो बच्चा भी, देखिए कई तरह के गाने आजकल गाए जाते हैं बिहार और भोजपुर के इलाके में, प्रवीण जी के भी इलाके में, मनोरमा का भी इलाका है, सबका इलाका है, हेमंत जी का भी है, भोजपुर, हम लोग तो मगध वाले हैं उपेंद्र भाई। तो उधर जो है तरह तरह के लोग हैं और उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन भी है, कास्ट के टाइप के गाने भी होते हैं। तो लड़का मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रशांत किशोर टाइप का बने का लड़का था वो। तो मुझे घटना याद आई कि बिहार में जब हमने कवरेज शुरू करना शुरू किया था 10-11 के बाद, तो यहाँ एक बड़ा आंदोलन होता था, मुखिया संघ का आंदोलन। अभी भी मुखिया संघ जिंदा है, आपके यहाँ भी होगा। तो प्रदर्शन शाही हुआ करते थे मुजफ्फरपुर से, हेमंत जी को पता होगा, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, भूमिहार समुदाय से आते थे और बड़े अच्छे आदमी, बड़े सज्जन आदमी थे। इनके बगल से एक और हुआ करते थे मुकुल जी, वो मोतिहारी के आसपास से, वो अति पिछड़ा समुदाय से आते थे। तो इस तरह से और बड़ा ये था, चंक था और लगा कि एकदम। और हमारे गुरु जी थे विजय कुमार, प्रोफेसर विजय कुमार, वो उसके मेंटर कहलाते थे। और सब हमने देखा और लगा कि एकदम गांधी मैदान भरने का पूरा कार्यक्रम। मैंने शुक्रवार के लिए एक रिपोर्टिंग की थी, ऐसे ही हुआ था सर। गांधी मैदान में पूरी प्रक्रिया को हम देख रहे थे, कई जगह में प्रदर्शनशाही घुमवाते भी थे। बल्कि मैं बताऊं कि उनके साथ रामवृक्ष बेनीपुरी के गांव भी गया था, वहां से भी एक रिपोर्टिंग की थी। तो डूबता हुआ गांव, लेकिन खैर बड़े, लेकिन हुआ क्या, यही हुआ था। कथित रूप से लोगों को सड़क, वो विजय जी का मुझे भाषण अभी भी याद है। आजकल वो प्रशांत किशोर से जुड़े हुए थे, एक बड़ी चिट्ठी लिख करके वो अलग हो गए हैं कुछ दिन पहले। तो मुझे आज भी याद है, हमारे गुरुदेव हाँ, हैं, हाँ। उनका वो भाषण आज भी प्रशांत जी के भाषण से मुझे मिल जा रहा है। और वो प्रदर्शनशाही का भी भाषण, कि लोगों को रोक लिया गया है, वहां से लोग आ रहे थे, लाखों लोग आ रहे थे। उपेंद्र भाई, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं जो अगल बगल से, वो सच्ची कहानी कह रही है। तो तस्वीर जो है, जिसने भी गांधी मैदान को देखा है, तो तस्वीरों का अपना, इसलिए उसका एनालिसिस हो रहा है कि वो 10 लाख की बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मनोरमा, आपके विषय का, आज के विषय का हर पहलू को टच करना चाहेंगे। नीतीश जी वाला पहलू जो छूटा है, वो अभी जो, इसी दौर में आप वही सवाल लेंगे सबसे। बिल्कुल, तो मैं अपनी बात कह ही देता हूँ। तो बीजेपी ने, अब जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, या तो 11 बजे वाले में या आपके 9 बजे वाले में, यानी रिवर्स टॉक में या जरा हटके में, लेकिन उसका एक टैगलाइन था कि मार्च में तो नीतीश जी सीएम का चेहरा हो गए, क्या अक्टूबर में भी रहेंगे? तो जो अश्विनी चौबे ने शुरुआत कर दी है उसकी, सच में अक्टूबर में नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो किस हालत में रहेंगे हम आप जानते हैं। क्योंकि बीजेपी भी तौल नहीं पा रही कि सहानुभूति बोध लेना है कि इनको ये कर देना है। सहानुभूति बोध भी बहुत मायने रख सकता है कि बीमार हैं, अंतिम बार कर दो, कुर्सी पे ही जाएं, क्या दिक्कत है भाई। अकबर गए कुर्सी पे, अशोक गए कुर्सी पे,
जवाहरलाल नेहरू गए कुर्सी पे, नीतीश जी भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? तो जनता को यदि ये मैसेज चला गया तो वो इनको एक प्रसंग हो सकता है। अब रही बात मोदी जी के बारे में, मैं ये रिस्क नहीं लेने जा रहा हूँ, इसलिए जानबूझ करके मैंने उसको बाहर रखा है। अब रही बात कन्हैया कुमार की, तो इसके लिए वो जाने जाते हैं, यही उनका ब्रांड है। और वो ये कि एक और तस्वीर है जो आपको शेयर भी किया है आज सीमा जी ने हम लोग के, कि मनोरमा और संजीव चंद्र बताओ बात। तो वो तो उसके लिए ही जाने जाते हैं। वो जेल में बैठ करके, थानों में बैठ करके, जंतर मंतर पे बैठ के, गंगा ढाबे पे वो ये हम लेके रहेंगे आजादी टाइप के गानों के लिए जाने जाते हैं। आज का जो पूरा इवेंट था हल्ला बोल कांग्रेस था, का, आज हल्ला बोल था। हल्ला बोल, जो पूरा इवेंट था वो इवेंट ही था। ऐसे कितने इवेंट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी किया, जब को करेंगे तो बड़ा इवेंट होगा। हालांकि ये इवेंट उस तरह से तुलनात्मक तौर पे यदि गंभीरता से लेना है तो प्रशांत किशोर को ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने मेहनत करके, लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो जो पूरा फॉर्मूला है उनका, वो सारी चीजें सब सामने हैं। तो आगे वाले दिनों में क्या होगा वो देखना है। यहाँ का जो इवेंट था वो इवेंट अगर वो कैंडिडेट अपनी घोषणा के आधार पर जो उनका था मैनिफेस्टो है उनका, जो नहीं मैनिफेस्टो नहीं, बिल्कुल पार्टी का जो उनका चार्टर है उसके आधार पर अगर करते तो फिर वो प्रभावित कर सकते हैं बाकी लोगों के कैंडिडेट्स के चयन को। आपने बिल्कुल आपने रैली नहीं की, आपने हम लोगों ने एनएसयूआई के हार पे हम लोगों ने बात की, इन लोगों ने जीत बताया है 2 सीटों का, लेकिन वो हार हुई है पटना यूनिवर्सिटी में। एक बार भी कन्हैया कुमार आए नहीं, वो वहां भी कास्टिज्म कर रहे थे। तो ये सारी चीजें सबके सामने है। सबसे बुरी बात जो आज की जो घटना है उसमें जो सबसे बुरी बात है वो लगातार तेजस्वी यादव को कांग्रेस बुली कर रही है। आज तो ये सचिन पायलट तक ने कह दिया कि अभी चेहरा बाद में तय करेंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है कि वो दिल्ली वाला कुछ दोहराए जाने का प्रसंग है। अब फिर सोशल जस्टिस हो रहा है, ये कि भूमिहारवाद हो रहा है, ये ब्राह्मणवाद हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा वाद हो रहा है। एक तरफ आज एक ब्राह्मण और दूसरी तरफ एक भूमिहार, दोनों का आज पटना में शो था और मोहन भागवत ऑलरेडी कह के गए हैं। प्रवीण जी वो भूमिहार ही हैं या सॉरी ब्राह्मण ही है प्रशांत जी की भूमिहार हैं? नहीं, ब्राह्मण है। हाँ, कई साथी आप लोग भूमिहार हो, ब्राह्मण है आप लोग दो लोग आज हमारे पैनल में, मतलब वैसे तो ब्राह्मण जो है बहुमत में, बाकी डाइवर्सिटी है। हाँ, तो नहीं तो प्रवीण जी चूंकि बगल में है तो आज सब हमारे पैनलिस्ट, कई बार हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट कह देते हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो जान लीजिए चूंकि बगलगीर हैं वो, इसलिए हमने जानबूझकर पूछा। तो वो दोनों है। और मोहन भागवत बगलगीर मत बोलिए, बगलगीर बोलने से तो उनका क्रेडिबिलिटी आप पूरा खत्म कर देंगे। बगलगीर बगल में रहते हैं वो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य जो है, मोहन भागवत ने कहा है कि बहुत दिन तक नहीं रहेगा, तो वो जो प्रसंग है उसको पूरा करने में कांग्रेस लगी हुई है। यानी नीतीश जी को, एक तरफ नीतीश जी बेचारे बीजेपी के हमले का शिकार हो रहे हैं, दूसरा ये भी है कि ये कांग्रेस वाला, कांग्रेस को तो करना ही चाहिए था तेजस्वी के, लेकिन कांग्रेस जो है दोनों को निपटा लेना चाहती है, तेजस्वी को भी और नीतीश जी को भी। तो मोहन भागवत का काम इस बार बीजेपी कम कर रही है, कांग्रेस ज्यादा कर रही है। कांग्रेस एकदम स्पष्ट खुला खेल फरुक्कावादी वाला मामला जो है वो कर रही है। बीजेपी सहमी है, लजाई है, और उसके पास अभी नेता भी नहीं है, किसको करिएगा? पाकिस्तान में गिरिराज सिंह को करेंगे, या अश्विनी चौबे को करेंगे, या विजय सिन्हा को करेंगे, किसको करेंगे? उनके सामने सवाल है। और वहाँ ओबीसी लीडरशिप अभी बीजेपी के भीतर है, तो वहाँ चीजें दूसरे तरीके से घटेंगी। यहाँ तो सीधा दिख रहा है, लॉन्चिंग थी आज कन्हैया कुमार की, और कुछ नहीं था सर, और कुछ नहीं था मनोज जी। तो इसी सवाल को फिर मतलब आगे लेकर जाते हैं। अब पहले हेमंत जी से टिप्पणी ले लेते हैं इस पर, उसके बाद उपेंद्र जी के पास छोटी टिप्पणी करेगा, क्योंकि 1 घंटा 4 मिनट हो गया है, तो जितनी छोटी संभव हो सके टिप्पणी। यही मतलब जो उपेंद्र कुशवाहा जो अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के लिए कही, तो क्या स्पेस आगे जो है जेडीयू की राजनीति, क्या सचमुच अक्टूबर तक आते आते जो है ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहेंगे, और उसके बदले में या तो जो अभी घोषणा की गई वो, या कुछ और उसका विकल्प के तौर पर भाजपा जो उस वक्त के लिए सही सबसे होगा, वैसी कुछ स्ट्रेटेजी पे चलेगी?
मनोरमा, आप याद कीजिए कि यही अश्विनी चौबे हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मोदी इनको, नीतीश जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने भी ये मांग की थी। अब यही जो जो ये कल जो कह रहे थे, उनकी बात, उनका शब्द सुनिए क्या कहते हैं। हमारे नीतीश भाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मोदी जी की टीम में उनको शामिल कर लिया जाए। वो बिल्कुल मजाक उड़ा रहे थे और नीतीश जी बीजेपी के लिए मजाक का विषय बन गए हुए हैं। मोदी जी उनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। ये जो अश्विनी चौबे हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, किसी तरह का उनको उनके बारे में आप ये नहीं कर सकते हैं। वो तो अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं। उनको जब चुनाव नहीं लड़ पाए और उसके बाद कहीं उनको समायोजित नहीं किया गया, उसके बदले ये कह रहे हैं कि इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कहा क्या हमारे नीतीश भाई को बना दिया जाए। नीतीश जी जब होशो हवास में रहते तो ये हमारे नीतीश भाई कहने की इनको हिम्मत नहीं होती। इनको हम लोगों ने देखा है कि कौन नीतीश जी के बगल में खड़ा हो सकता था और कौन आदरणीय और माननीय से ही लोग शुरू होते थे। उसके अलावा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब बहुत ही संयत और सहमे हुए लहजे में ये जो आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं, लाडले मुख्यमंत्री, उसी मोदी जी का भोज भी कैंसिल हुआ था। हम लोगों ने उसको भी देखा था। मोदी जी की वजह से भोज कैंसिल हुआ था बिहार में। वो कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं कि सामने से थाली पत्ता छीन लेना। वो तो लगाया सामने में परोसा हुआ पत्ता जो था भोज खाने के लिए, वो छीन लिया गया। शाम में भोज थी और ये दोपहर में हुआ कि नहीं भोज नहीं खिलाएंगे। दोपहर क्या, मुझे लगता है कि शाम होने वाली थी उस समय ये खबर आई कि भोज रद्द कर दिया गया। तो ये नीतीश जी का तो प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, जो जहां पहुंच गए हुए हैं वहां से कमबैक मुझे नहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि कोई कमबैक होने जा रहा है फिलहाल। अब रही बात ये कन्हैया कुमार को लेकर के, मैं वो बात उसमें ये कहना चाह रहा था और अभी उसको कहता हूँ। कन्हैया कुमार को लेकर के जो कांग्रेस कर रही है जिस तरह का प्रयोग, उसको नौकरी और पलायन से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उसको एक मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। क्योंकि हेमंत सर, क्योंकि ये बात तेजस्वी भी करते रहे और आज प्रशांत किशोर भी यही तो पलायन और नौकरी उनका भी मुद्दा है और लोग लंबे दौर से इसको लेके घूम रहे हैं। जी हेमंत सर, सॉरी। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये अपने किसी एजेंडे को लेकर के बहुत सीरियस होते, इस एजेंडे को लेकर के तो पार्टी शुरू हो जाती पहले से। अचानक ये बात जो आ रही है, लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के, मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के महागठबंधन और कांग्रेस के बीच में काफी तलखी है, अंदर खाने घमासान चल रहा है। ये सारी जो बातें हो रही है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस की ओर से कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इन चीजों को? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आप चाहते क्या है? आपके पास कौन सा चेहरा है? अगर आप कहते हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, क्यों तय होगा? इस चुनाव के बाद आपके पास कोई चेहरा है क्या? तेजस्वी को लेकर क्या दिक्कत है आपके सामने? लेकिन इसको मैं दूसरे ढंग से भी देखता हूं। क्या आरजेडी और कांग्रेस में कोई डीलिंग है? इस सवाल पर भी ये गौर कीजिए कि क्या इस तरह की कोई डीलिंग है कि कन्हैया को पैरेलल खड़ा किया जाए और जो सवर्ण वोटर हैं उनको उनकी तरफ आकर्षित किया जाए, जो बीजेपी के कोर वोटर है, और इससे फायदा महागठबंधन को होगा, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, बीजेपी के आधार वोट में सेंधमारी होगी। मैं लेकिन ये काम बीजेपी कर सकती है। ये थोड़ी सी सुविधा कांग्रेस के पास भी है, आरजेडी के पास ये वाली सुविधा नहीं है, इतने बड़े स्ट्रेटजी का और वो करता, क्योंकि वो सब कुछ साधने का उसके पास ये सुविधा नहीं है। ये ऐसा तो बड़ा अलग ही चीज हो जाएगा। लगातार पप्पू यादव, संजीव जी, अगर ऐसा वो सोच भी रहे हैं तो कन्हैया कुमार क्या भूमियारों का वोट ला पाएंगे या सवर्णों का वोट? मैं उन दोनों पहलुओं पर मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक पहलू ये भी है,
तो क्या सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार जो कर रहे हैं उससे क्या सवर्णों का वोट, उनकी जाति का वोट, भूमिहारों का वोट क्या इनके साथ पास आ जाएगा? ये स्थिति पैदा हुई है क्या? तो मुझे लगता है कि ये स्थिति इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि उसके लिए अगर आप जमीन पर उस तरह का कोई काम करते रहते तब इस तरह की स्ट्रेटेजी बनती है कि कैसे हम वोटों को शिफ्ट कराएं, कैसे वोटों को विभाजित करें। ये सब स्ट्रेटेजी तब बनती है जब आप जमीन पर बहुत अधिक काम कर रहे होते हैं, पसीने बहा रहे होते हैं, आपका संगठन काम कर रहा होता है, आपका जनाधार बिल्कुल सक्रिय होता है। तो जमीन पर इस तरह का कुछ दिखता नहीं है। तो क्या ऊपर से ये हो जाएगा कि ऊपर ऊपर घूम करके हम सवर्णों के वोट में डेंट मार देंगे, बीजेपी का जो कोर वोटर है उसमें से खिसका लेंगे और उस वोट को विभाजित कर देंगे, अपने तरफ खींच करके ले आएंगे? ये मुझे लगता है कि जो मैंने दो थ्योरी रखी उसमें एक में इसमें मुझे उतना नहीं लगता है। तब क्या लगता है? तब ये लगता है कि बीजेपी ने जो प्रयोग दिल्ली में किया, ये बीजेपी कहते हैं, कांग्रेस ने जो प्रयोग दिल्ली में किया वो प्रयोग मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक प्रयोग था। आप उस प्रयोग को अगर बिहार में उस तरह का कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये महागठबंधन के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन लोगों को लेना चाहिए, लेफ्ट और आरजेडी को। और मुझे ये जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेंगे तो इनको पता चल जाएगा इनकी जमीन, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है। जिस तरह का काम ये कर रहे हैं उसमें ये अपने आप में हास्यास्पद लग रहा है कि रोज कोई नया नेता, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक एजेंडा इनको दिया गया था जिसके जरिए बिहार में घूम करके युवाओं के बीच में काम कर रहे थे। ये एक तरह से पूरी तरह से अलग अलग नेताओं को लाया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग प्रभारियों को भेजा जा रहा है। कुछ जब ये राहुल गांधी आने वाले थे तो बेगूसराय में कई तरह के प्रभारी आए थे वहां पर, जिनका नाम भी हम नहीं जानते, और वो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, और उन लोगों को भेज कर, तो ये माहौल जो बनाया एक मिनट, और तो तमाम नेता जो इस तरह की बात कह कर जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर बाद में विचार होगा, ये एक खतरनाक संकेत है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जी हम लोग एक दौर में कांग्रेस पर काफी बातें तो और भी हो सकती है, लेकिन इस दौर में हम लोग जो नीतीश कुमार वाला और जेडीयू वाला जो प्रसंग है, खासकर भाजपा और नीतीश कुमार की आगे की राजनीति बिहार में, उपेंद्र जी इस बीच हमें शाकिब जी ने भी ज्वाइन कर लिया, राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शाकिब, बहुत देर से आप आए हैं लेकिन ठीक है, हम आप तक आते हैं। पहले उपेंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं। क्या आपको लग रहा है नीतीश की पारी सिमट जाएगी और जो है भाजपा उस पर अपना कब्जा कर लेगी, या फिर ये है कि आरजेडी कामयाब होगी उसमें कि जो है जो जेडीयू जो है उसको अपने तरफ करने में, जो नीतीश कुमार या जो उनकी पलटी मारने की संभावना जो बोली जाती है? हाँ। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैं दूंगा। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश आरजेडी के तरफ भी नहीं जाएंगे। बहुत कम संभावना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत मजबूरी हुई तो बात अलग है। अगर ये संभावना थोड़ी सी भी जिंदा रही कि बिना नीतीश के बीजेपी सरकार बना ले तो वो बनाएगी। और अभी हर तरफ नीतीश के पुराने वीडियो जारी किए जा रहे हैं। अब कौन जारी कर रहा है एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता कि वो महागठबंधन के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं। चर्चा अगर ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे, गांव के स्तर पर, तो आज एक चुटकुला सुना देता हूं कि गांव में एक चर्चा आज ही हो रही थी, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री, अगर उप प्रधानमंत्री बना दिए गए तो क्या होगा। तो किसी ने टिप्पणी की कि वहां भी इंटरनेशनल बेइज्जती वो करा देंगे। कोई चांसलर आएंगे, कोई पीएम आएंगे तो उनका भी वो हाथ पकड़ के पूछेंगे कि ठीक ठाक है, तो क्या हो जाएगा। इसलिए उनका संभावना तो है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी उनको निपटाने की हर रणनीति अपनाएगी, ये तय है। रही बात तेजस्वी की तरफ जाने की, तो अब नहीं संभावना है कि हो जाएगी। अब वो अपना निर्णय कहाँ ले पाते हैं, तो वो तो उनकी जो मन स्थिति है उसमें उनके किए गए कृत्य को कतई उनका कृत्य न माना जाए, ये स्थिति बन गई है।
अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो नीतीश कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, ये मानना बहुत नहीं लगता है कि बेहतर होगा। जी, तो यानी कि बीजेपी अपना मतलब पहले से ही अपनी राजनीति जो है वो कर रही है, ये एक भ्रम अब है, उनका चेहरा जो है सामने नजर आ रहा बीजेपी है के बस। लोग भी ये चाह रहे हैं कि अब नीतीश नहीं, इसलिए कि फजीहत रोज हो रहा है ना, रोज फजीहत हो रहा है, रोज वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ ना कुछ हरकत ऐसी हो जा रही है कि अब लोग बोझ समझने लगे हैं नीतीश को। जो लोग नीतीश के कट्टर समर्थक थे, मजबूरी में ही सही, वो भी अब जी ये कहते हैं कि अब ये बोझ बन रहे हैं, अब इनको स्वतः हट जाना चाहिए। भले ही वो निशांत को बैठा दे गद्दी पर, लेकिन अब हट जाना चाहिए। जी। तो प्रवीण, आपके पास इस टिप्पणी के लिए भी आता है कि क्या फिर भाजपा के लिए तैयार हो गया? आपको लग रहा है बिहार, लालू जी ने भी जैसे कहा था कि उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी कि हम दोनों के रहते जो है भाजपा के लिए जगह नहीं बन पाएगी, लालू जी भी हैं और नीतीश भी हैं, चाहे जैसे भी हों, लेकिन चेहरा वही है। भाजपा के लिए भी अभी 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 तक उनके पास अपना चेहरा कोई नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है तमाम जो है खेल षड्यंत्र या जो भी कह लीजिए, इसको रणनीति कह लीजिए, इन सब के बावजूद जमीनी हकीकत ये है कि वो फ्रंट पर आकर के बिहार में भाजपा के लिए खेलना अभी भी संभव नहीं है। देखिए, पहली दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस की जितनी भी रणनीति पे बात हुई कि कांग्रेस तेजस्वी की स्वीकार्यता को लेके, सीएम पद के चेहरे को लेके, मेरा मानना है कि सिर्फ ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हमारी सीटें कम न हो। जितनी सीटों पे हमको पिछली बार मिली थी उससे सीटें कम न दे दी जाए, क्योंकि तेजस्वी का हार के बाद 2020 के बयान था कि हमको ज्यादा सीटें दे दी हमने कांग्रेस को। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है कि वो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार हमें शायद 70 सीटें लड़ने के लिए नहीं मिलेंगी, तो अभी से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया जाए राजद पे कि हम इससे कम में नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के लोग अभी से कहना शुरू कर दिए कि वो 45 सीटें हमको लड़ने के लिए दी गई, हमारा स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा था, 25 सीटें थी जिसमें हम 19 जीते, 45 सीटें तो वो जीती गई जो कभी महागठबंधन के पास थी ही नहीं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है कि सिरे से खारिज न हो जाए कि नहीं, आपने जो डिमांड रखी है कि हम 70 सीटें लड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जमीन मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगी, फिर तो आप रहमो करम पे रहेंगे राजद के। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस का नहीं लगता है ऐसा कि वो कभी भी राजद से गठबंधन टूटेगा, और अगर टूटेगा तो दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। दूसरी बात कि बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है। आप लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, कमोबेश 1 साल छोड़ के। एक साल, बस तो एक क्या साल। एंटी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगा? 2005 के बाद से जो है एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार के साथ, और मोस्टली समय उनके साथ जो है बीजेपी ही रही है सत्ता में। लेकिन प्रवीण यहाँ पर जिक्र करेंगे 20 उड़ीसा साल का, तो उड़ीसा का बीजेपी को जिक्र इससे करेंगे। भी चुनौती सामना करना पड़ेगा कि 20 साल आप भी सत्ता में रहे हैं, हाँ, आप क्या किए हैं बिहार के लिए? लेकिन प्रवीण यहाँ पर जिक्र करेंगे उड़ीसा का, जहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, लेकिन भाजपा ने कुछ ऐसी रणनीतिक वो किया कि मतलब नवीन पटनायक की लोकप्रियता के बावजूद जो है भाजपा उन्हें हटाने में कामयाब हो गई। देखिए, दो चीजें हैं कि नीतीश कुमार की मतलब सबको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब उनकी जो जमीन तैयार की हुई थी उस पे फसल कौन उगाएगा? क्या बीजेपी वो पूरी जमीन पा जाएगी, या बीजेपी उनको सेंटर में ले आके कोई लॉलीपॉप देके जो है वो पूरी जो है उनकी सरकार को टेक ओवर कर लेगी? क्योंकि वहां पे भी लड़ाई होगी, सीटें कौन कितनी लड़ता है, क्योंकि जेडीयू पिछले बार बहुत कम सीटें पाई है, और हाँ, बीजेपी बड़ी टीम होते हुए भी जो है उनके अंडर में काम करी है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया बीजेपी ने? एकनाथ शिंदे, वहां तो कोई चेहरा नहीं था, एकनाथ शिंदे के नाम पे भी कोई मुहर नहीं थी, और न ऐसा था कि वो नहीं लड़ेंगे वहां पे। एकनाथ शिंदे की सीटें कम आई, बीजेपी ने उनको बैठा दिया कि नहीं, सीएम तो हमारा बनेगा। और ये स्वाभाविक गठबंधन भी होता है कि बड़ी पार्टी हमेशा जो है वो लीड करे। तो क्या कभी नीतीश कभी कुमार ऐसा को होता है, क्या? जैसे कर्नाटक में भी हुआ था जब कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर कम कम के बावजूद बनाया था। तो ठीक है, कम क्योंकि गठबंधन से वो सरकार बनाना था। हाँ, तो ये है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं,
कि नीतीश कुमार लीड करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद हैं, जो कि मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्या वो नीतीश कुमार के लिए सुविधाजनक है या असुविधाजनक है कि पूरी पार्टी ही जो है वो टूटने या एक आपके बिखरने लिए की कगार सवाल पे है, है। एक आपके लिए हाँ, सवाल था नंदलाल यादव जी का, वो पढ़ा आपने? क्योंकि उनकी राजनीति का ढलान तो है, ये तो तय प्रवीण है कि आपके लिए उनकी सवाल है, आपने क्या देखा अपने लिए सवाल ये प्रवीण जी, यदि कांग्रेस को 70 सीटें दे दी जाती हैं तब आरजेडी को नुकसान नहीं होगा पिछले चुनाव की तरह? मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस अभी से बोलना शुरू कर दी कि हमें वो 45 सीटें क्यों दी गई जिसपे आप लड़ना चाह नहीं रहे थे, वही सीटें तो हमको दी गई। और याद रखिए कि 2020 के टिकट बंटवारे के समय लालू प्रसाद यादव जेल में थे, शायद दबाव में तेजस्वी ने ज्यादा सीटें दे दी, हम्म। शायद ये तो इस बार क्वेश्चन हो तो, सकता है। तो तो इस उसका बार तो आप मतलब ये बेहतर। है कि अगर इस बार भी उनको 70 सीटें चाहिए और वो चाहते हैं हाँ, कि हमको मन मुताबिक कुछ सीटें मिले, ऐसा ना हो कि हमको वही सीटें दे दो जो कभी हम लड़ना नहीं चाहते हैं। 70 सीटें हाँ, तो हो सकता है ना भी मिले इस बार। इस बार 70 सीटों की ही बात है। कांग्रेस और राजद के बीच का तनाव का कारण मुद्दा तेजस्वी का 70 चेहरा नहीं सीटें, है, उसका 70 मुद्दा सीटें। यही है कि हमें लेकिन कितनी लेकिन सीटें दूसरा लड़ने के दूसरा लिए फैक्टर मिलती ये हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि बेहतर बार्गेनिंग की पोजीशन में इस बार कांग्रेस है, पिछली बेहतर बार बार्गेनिंग की की पोजीशन में। पोजीशन में हो हम, जब तक सड़क पे नहीं होंगे, ये सारी कुछ कवायद यही होगी कि मतलब किसी भी सूरत पे हमको अच्छी सीटें मिल जाए लड़ने के लिए और हम अपनी खोई हुई जमीन थोड़ी सी पा पास सकें। है। ठीक वहां है। पे पीएम पद का चेहरा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी। हाँ, उपेंद्र अच्छा ठीक है। उपेंद्र जी जाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम बात करेंगे। विनय के पास आते हैं। नीतीश जी को लायबिलिटी बनने की बात की जा रही है, एक टिप्पणी में भी लिखी हुई थी शायद कि नीतीश कुमार जो है अब लायबिलिटी बन रहे हैं, तो उनको लेना भी नहीं चाहेगा। मतलब आरजेडी की तरफ से बात की गई है कि अब आरजेडी के लिए नीतीश उतने फायदे के नहीं रह गए, लायबिलिटी। लेकिन क्या भाजपा अगर उनको इस तरह से साइडलाइन करती है तो नीतीश के लिए बची हुई राजनीति यही होगी। और उस बची हुई राजनीति में क्या स्ट्रेटेजिकली आरजेडी उनको अगर लायबिलिटी मानती है तो ये आरजेडी की एक रणनीतिक भूल नहीं होगी। सब संभावनाओं वाली बात है, लेकिन हम कर रहे हैं। निशांत नहीं तो जदयू साहब। हाँ। मनोरमा ये और बात वो ला भी नहीं रहे हैं निशांत को। अब मतलब जैसे अगर उसको लाना ही है तो हर एक दिन की देरी जो है वो भारी है। मनोरमा हम लोग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नेता का स्वास्थ्य और पार्टी का स्वास्थ्य जो है दोनों एक नहीं होता है। ठीक है, बीजू पटनायक जो है तो वो बहुत बीमार थे, इसके बावजूद जो है बीजेडी पे उनका नियंत्रण था। अ, तमिलनाडु में भी जो है जयललिता। करुणानिधि व्हील चेयर पे थे, पार्टी थे पूरी तरह व्हील से। चेयर पे आ गए थे, व्हील हाँ, चेयर पे आ गए थे तब व्हील तब। चेयर पे आ गए थे। पूरी व्यवस्था एमके स्टालिन ही चलाते थे, लेकिन करुणानिधि को आगे रखना ही पड़ता था। और बल्कि करुणानिधि से ये सीखना चाहिए कि उनका तो इतना बड़ा कुनबा था, कैसे उन्होंने अपने बाकी बेटों को जो है मतलब उनकी भूमिका को एकदम वैसे करके स्टालिन को मतलब सब कुछ स्वीकारने को हाँ, मजबूर किया कि तुम्हें स्वीकारना होगा, यही है मेरा उत्तराधिकारी। तो एक तो वो सवाल है कि मतलब, और अगर भाजपा के लिए ये होता कि हम डंप कर पाए नीतीश कुमार को, तो कब का कर चुकी होती। अभी भी ये है कि नीतीश कुमार को सामने रखना जो है बीजेपी की मजबूरी है और राजनीतिक रूप से फायदेमंद है। जो 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 थोड़े नुकसान वाली जो जगह है वो ये है कि वक्फ वाला जो विवाद आया है उससे नीतीश जी के जो मुस्लिम वोटर हैं वो कितने प्रभावित होंगे। ठीक है, ये इस पर निर्भर करेगा कि ये कानून बनने से लेके चुनाव या तक। जैसे दावा किया जा रहा है कि हाँ, पसमानदा उनके साथ हाँ, आते हैं कि वही नहीं आते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये कानून बनने से लेकर के चुनाव होने तक बीजेपी वक्फ कानून का करती क्या है, कुछ टेंजिबल दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती। अगर वो कुछ टेंजिबल दिखा पाती है कि वक्फ कानून आने से जो मुसलमानों का ये फायदा होगा, तो इसका लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा।
अगर नहीं दिखा पाती है तो जो अभी नैरेटिव चल रहा है उससे थोड़ा नुकसान जरूर होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम लोग जो है नीतीश कुमार का मरसिया नहीं पड़ सकते। वो भले वो कुर्सी पर एक सवाल भी मैंने फ्लैश हुआ था नंदलाल यादव जी का ही कि जो कांग्रेस बेटर बार्गेनिंग की पोजीशन में है वो किसके कारण है? बाहरी नेताओं के भरोसे है कि लोकल नेताओं को? इसको एड्रेस करिए थोड़ा सा। देखिए, ये जो कांग्रेस बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में है वो जो आयोजित जो पैराशूट से जो लैंड हो रहे नेता उनकी वजह से नहीं है। वो जो बेटर पोजीशन में है वो इस वजह से है कि जो नैरेटिव्स जो बन रहा है, जिसको जो पब्लिक स्फेयर में जो चीजें चल रही हैं, जो नैरेटिव बन रहा है, जो इमेज, उसकी वजह से है। उसको कितना कैपिटलाइज कर पाते हैं उस पे वो है। बेटर पोजीशन जो है वो घटना चक्र और जो बहस जो हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। तो और एक बात वो तमिलनाडु के संदर्भ में मैं और ये जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस को जो क्षेत्रीय दल है वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ तो रहे ताकि वो वायबल अल्टरनेटिव का इमेज प्रोजेक्ट कर पाए, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कांग्रेस खड़ी हो पाए। और इसीलिए तमिलनाडु में भी उनकी कोशिश रहती है कि उनको वही सीटें दी जाए जिसपे अल्पसंख्यक और वो वाला उनके ऊपर वो जो लेवल है वो चिपका रहे। ठीक है ना? तो ये चीज जो है कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि उनको जो अपनी जमीन है उसको कितना विस्तार दे पाते। बल्कि कांग्रेस का मतलब डीएमके के साथ जो है टाई अप तमिलनाडु में, वो बहुत ही सही फॉर्मूला है जिसके तहत दोनों पार्ट मतलब कि वहां पे उसकी मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, एक वैल्यू ऐड होता है। और इस स्तर पे जो है बाकी और स्टेट में या बिहार को भी मतलब इस तरह का ही अरेंजमेंट चाहिए, बिहार या यूपी में जिस तरह का इन लोगों के बीच सिंक्रोनाइजेशन है। मनोरमा, तो तमिलनाडु में डीएमके बिल्कुल इस बात की स्पेस नहीं छोड़ती है कि किसी को भी पोल पोजीशन किसी नैरेटिव में। मुझे कोयम्बटूर का चुनाव याद है। कोयम्बटूर के चुनाव में जो है वो बेहतर पोजीशन में जो थी लेफ्ट पार्टी थी, लेकिन लेफ्ट पार्टी को उसके बदले 2 सीटें दूसरी जगह दी गई। लेकिन कोयम्बटूर में चूंकि अन्नामलाई खुद मैदान में थे तो वहां जो है डीएमके ने अपना कैंडिडेट उतारा ताकि वो जो नैरेटिव्स जो है उसका उसको डीएमके के मुझे भी वही याद आया एक्चुअली। तो खैर हम अब शाकिब के पास आते हैं। बहुत वक्त तो हो गया है लेकिन हाँ बस अब शाकिब की टिप्पणी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, आप देर से भी आए थे। तो दोनों ही जो आज की शाकिब देर से आए हैं इसलिए इनको दंड स्वरूप बहुत छोटी टिप्पणी करनी होगी। बिल्कुल एक 22 मिनट तो आप समेकित रूप में टिप्पणी करिए। जो प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार वाले जो आज की उनकी रैली, उनका समापन, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा का, और उसके साथ जो घटनाएं हुई, और उसके साथ साथ में इधर जो उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात के साथ जो एक अलग किस्म की जो संभावनाएं पैदा की है या संभावनाएं खत्म हो रही है जेडीयू की, उसके लिए आप जा सकते हैं उपेंद्र भाई। हाँ उपेंद्र जी, अगर आपको देर हो रही हो तो। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, समय भी बहुत हो गया, इससे बहुत लंबा तो नहीं लेकर के जाऊंगा। 2 बातें हैं। प्रशांत किशोर के बारे में सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं कि बिहार में जो ये कहावत प्रचलित है कि बिहार की जनता जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देती है, तो प्रशांत किशोर के साथ आज वही हुआ है कि बिहार के ये जो उपचुनाव में कह रहे थे कि निपटा देंगे, सल्टा देंगे, ये जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, मतलब इतने वैचारिक रूप से ये आदमी इतना दम्भी, इतना अहंकारी है, इसकी भाषा में झलकता है। आज जनता ने इनको जवाब दे दिया है कि तुम्हारे हम छलावे में नहीं आने वाले हैं। और जो ये उपचुनाव में ही एक्सपोज हो चुके थे, आज जनता ने इनकी और जो है करा दी है। भीड़ के बारे में आप अपनी कोई राय बना कर आए, मतलब आपने कुछ मतलब देखा है? बिल्कुल अच्छी खासी बहस हुई है यहाँ पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुर्सियों की संख्या गिन लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। इन्होंने 1 लाख कुर्सी लगवाई थी, हो गया जितनी कुर्सी खाली बची होगी उतने लोग आए होंगे बस। तो ये जो नहीं इन्होंने, और आप देखिए कि अंततः इन्होंने बोला क्या, मतलब ये व्यक्ति कितना धूर्त है कि ये कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों को पटना के बाहर ही रोक लिया गया। मतलब आप मतलब चुटकुला सुनाने की भी एक सीमा होती है। ठीक है, क्या जनता इस पे भरोसा कर लेगी? सही बात है।
और दूसरी बात यह है कि नीतीश जी को लेकर के अभी सब सारे पैनलिस्टों की मैंने बात सुनी, उपेंद्र भाई भी कह रहे थे और विजय सर भी और संजीव सर भी। देखिए, नीतीश जी को हम लोगों को अभी इतना अप्रासंगिक मान लेना थोड़ा सा जल्दी है। एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कर रही है, उप प्रधानमंत्री वाले बयान को छोड़ देते हैं तो उप प्रधानमंत्री वाला बयान क्लियर मैसेज है बिहार की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी का अटैकी सूटकेस तैयार कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी एक मोर्चे पर और कोशिश कर रही है कि जदयू प्लस राजद का जो विधायक दल है उसको समेट के अंडर 100 किया जाए, ठीक है। इसकी भी कोशिश हो रही है कि राजद और जदयू दोनों का विधायक दल मिला के 100 से नीचे जाए। अगर हम पिछले 3 चुनाव के परिणाम में देखेंगे तो इन दोनों, ये राजद और जदयू का जो विधायक दल है ये मिलाकर के बहुमत को पार करता है। देखिए 2005 में जदयू ने जो है 88 सीटें जीती थी और राजद ने 54 जीती थी, तो वो दोनों मिला देते हैं तो 123 का आंकड़ा पार हो जाता है। 2015 के चुनाव 2010 का जो चुनाव परिणाम आया था 115 सीटें नीतीश जी के पास थी, 22 राजद के पास थी, तो ये दोनों भी मिला देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाता है। आखिर में भी ये जो 2020 का भी चुनाव परिणाम है, अगर हम लोग नीतीश जी और इसके राजद के विधायक दल को मिला देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाता है। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि इस बार इन दोनों के विधायक दल को इतना छोटा कर दिया जाए कि ये दोनों मिलके 123 का बहुमत का आंकड़ा है उसको पार ना कर पाए। इस एंड पर भी पूरी कोशिश हो रही है, इस मोर्चे पर भी पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक बात का पुख्ता यकीन है कि जिस दिन वो ऑपरेशन लोटस टाइप कोई चीज करेगी तो नीतीश जी को रेस्क्यू करने के लिए उनके जो पुराने मित्र हैं लालू जी, वो जरूर कोई ना कोई अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। और ये लालू जी की राजनीति को भी जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लालू जी भी चाहते हैं कि पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन रहे बहरहाल मंडलवादी फोर्सेस, जो कथित मंडलवादी फोर्सेस हम लोग बोल सकते हैं। जिस दिन एक बार ये इन लोगों ने दक्षिणपंथियों ने आ रही थी जो सम्मोहन विद्या पत्रकारिता से पुरुष, शायद किसके लिए कही, आपके लिए कही है कि किसके लिए कही मुझे नहीं मालूम। मैंने सुना है भागवत से रूठ गए हैं, 14 अप्रैल को बढ़िया विषय रहेगा चर्चा का, ये कह रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए ये भाजपा इस बात को जानती है कि नीतीश को डिच करेंगे तो लालू यादव जो है अपने पुराने मित्र को रेस्क्यू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और लालू जी भी यही चाहते हैं कि मंडलवादी फोर्सेस पक्ष में विपक्ष में हम रहे या नीतीश रहे, यही हम ही दोनों के बीच में रहे। भाजपा ने अगर एक बार स्पेस ऑक्युपाई कर लिया तो 20-25 साल फिर वो राजद सत्ता से दूर हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। और नीतीश जी, वही मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी बीमार है, लेकिन नीतीश जी के डॉक्टरों की कोई टीम की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जदयू का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि नीतीश जी बीमार है। कल की एक तस्वीर ने ध्यान खींचा कि जब वो बारिश में जो है मुआयना कर रहे थे किसी कंस्ट्रक्शन साइट का, और सिर्फ मुआयने की बात नहीं मनोरमा, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी उनका दिमाग इतना तेज चल रहा है कि अभी देखिए कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी की माता जी का उन्होंने जो है उनकी माता जी की जयंती को राजकीय दिवस घोषित कर दिया। सम्राट चौधरी इतना डर गए कि इससे उनको लगा कि कहीं भाजपा को ये ना लग जाए कि हम इनको जो है सरपास कर रहे हैं, तो इनको लेटर लिख करके नीतीश जी को मना करना पड़ा कि नहीं आप जो है इसको ऐसा मत कीजिए, हमारी माता जी का जो पुण्यतिथि है उसको सामान्य ही रहने दीजिए। तो ये वो खेल खेल रहे हैं कि नीतीश जी ने कहा कि भाई चलो तुम ज्यादा उड़ रहे हो ना, अभी हम तुम्हारा पर काट देते हैं। अभी देखिए विजय सिन्हा जो पथ निर्माण मंत्री थे, इनका पोर्टफोलियो ये इनका कद छोटा कर दिया उन्होंने, इनको पता भी नहीं चला। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश जी का दिमाग, जो जिसके लिए नीतीश जी जाने जाते हैं, और लालू जी जिनके बारे में बोलते हैं कि नीतीश जी के पेट में दांत है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। उनके जो मूवमेंट्स हैं या जो आपने उस दिन बताया था, जैसे वक्त के बाद जो है फिर ईद मिलन पार्टी फिर उन्होंने बाद में रखी, उसके ईद मिलन चले और वो फिर वही टोपी और गमछा लगा के चले गए उसी ट्रेडिशनल ड्रेस में। इसमें मतलब उन्होंने परहेज नहीं किया कि हम टोपी क्यों लगाए और ये गमछा क्यों रखे, फिर वो उसी इसमें चले गए। तो कहीं ना कहीं एक लकीर खींचने में, देखिए ना, योगी जी बोलते हैं उर्दू बोलने वाले कटमुल्ला है, और नीतीश उधर ही उसके बाद जो है अगले दिन जो है यहाँ उर्दू सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू मैंडेटरी करने की बात हो जाती है बिहार में। तो वो चल रहा है, शहमात का खेल दोनों साइड से चल रहा है। तो नीतीश जी को हम लोगों को अभी इतना अप्रासंगिक, इतनी जल्दी मान लेना, ये जरूर है कि भाजपा नीतीश जी को निपटाने में लालू यादव से ज्यादा व्याकुल है, आरजेडी से ज्यादा व्याकुल है, मैं ये बोलता हूँ जी। चलिए संजीव जी, अगर कुछ कहना चाहें आखिरी में, एक दो सूत्र वाक्य, कुछ भी कंक्लूडिंग वाक्य। मैंने लगातार बात हो ही गई, तो अब क्या ही सूत्र वाक्य कहा जाए, अब आप समअप करिए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि नीतीश जी जो अभी साकेब कह रहे हैं
वो सही कह रहे हैं। भाजपा साथ सारा खेल भी रही है, पब्लिक इमेज भी खराब हो रहा है। वो आरती वाला भी मुझे, यदि वो कंस्ट्रक्शन वाला सीन है तो वो आरती वाला सीन भी है, वो बहुत दयनीय सीन है। उनको पता ही नहीं, हाल लेके खड़े रहते हैं, उनसे हाथ ऐसे घुमाया जाता है। तो बहुत कुछ है, मतलब ऐसा, मतलब एकदम स्वस्थ तो नहीं है पॉलिटिकल सर्किल में। एकदम से जब चर्चा हो, सीरियस लोग जब करने लगे, जो इमेज बनाने वाले लोग नहीं, तो ऐसा लगता है कि ये है। लेकिन एक और कंसर्न की बात है कि इन सब के बीच में जेडीयू को रिवाइव करने का या उसकी अपनी जो उसकी अपनी राजनीति में आगे जो कोई स्टेप है वो भी नहीं दिख रहा है। तो ये भी क्योंकि नीतीश कुमार पहले वाले अगर होते तो ये स्टेप दिखना चाहिए था। तो यहाँ पे ये चिंता की बात बनती नहीं दिख रहा है। हाँ। दूसरा, बार्गेनिंग कितना ना बढ़ा दे, इतना ना रस्सी को टाइट कर दे कि टूट ही जाए हाँ। कांग्रेस जो है। और क्या क्या बार्गेनिंग करेगी, सीट बार्गेनिंग करेगी, कन्हैया बार्गेनिंग करेगी, पप्पू बार्गेनिंग करेगी, क्योंकि इन दोनों से भी तो मसला है ना। तो ये सब में से क्या सह, क्या मात, क्या छोड़ेगी, क्या रखेगी। अब उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल बाहर निकल ले, या उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। बीजेपी का स्वागत, ये बीजेपी की बड़ी तैयारियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। एनडीए की भी अच्छी तैयारी है। अभी इंडिया गठबंधन अभी बहुत पीछे है, 10-12% वोट पीछे है। तो वो गैप की जगह कुछ और खेल में होगा तो दिक्कत होगी। रही बात अंत में एक एड्रेस कर दूं, ड्राइंग मेमोयर, सही बात है 11 अप्रैल को हम लोगों ने लेकिन सोशल जस्टिस की बात की, और 14 अप्रैल को भी हो सकता है। काम हम लोग बाबा और फूले का ही कर रहे हैं, ये तो आप जानिए, समझिए। और हर बार स्त्री काल कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यदि आपको और वीडियोस भी देखने चाहिए या टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, फुले सत्यशोधक मूवमेंट का भी, फुले का भी और बाबा साहब के भी कई वीडियोस, कई लेख मिल जाएंगे। हमने कल भी चलाया था सर्चिंग फेमिनिस्ट, ये अम्बेडकर, महात्मा फुले के भी फेमिनिस्ट पे आप ललिता जी का एक लेख पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाके। जी, तो ठीक है फिर मतलब आप सबकी बातचीत का ये जो है कंक्लूडिंग नोट तो है कि मतलब नीतीश कुमार की राजनीति अगर नहीं मर्स, जैसे विनय कह रहे थे कि मर्सिया नहीं अभी पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन कंसर्न है कि आगे की कोई जो रणनीति होती है या आगे का कोई कदम होता है वो भी उठता हुआ नहीं दिख रहा, चाहे अपने बेटे को ही राजनीति में लाने की बात हो या और कुछ और मेजर्स जो है। तो मतलब अब भाजपा के साथ रहते हुए भी जो अपनी राजनीति करने के लिए जाने जा रहे थे नीतीश कुमार, वो अभी मिसिंग है। तो वो थोड़ा सा जेडीयू के आगे की जो है उसके अस्तित्व या उसकी राजनीति को लेकर एक सवाल तो जरूर पैदा करता है। साथ में भाजपा की अपनी कोशिशें जो है, जो जिस रणनीति की बात की जा रही थी कि जिस पार्टी के साथ सहयोग है उसको खत्म करके वो अपनी राजनीति वहां पर पूरी तरह से जो उस स्पेस पे कब्जा करके, तो उसकी कोशिश यहाँ पर तमाम तरह से दिख रही है। और इसके बीच में जैसा कि हम सभी ने बातचीत की कि महागठबंधन के स्तर पर भी अभी जिस तरह के वो एकता की बात या इसमें एक प्लेन एक लाइन लेंथ में होने की बात है, वो भी मिसिंग है। तो अभी तमाम चीजें संभवतः आने वाले दिनों में इवॉल्व हो और फिर हमारी उस पर फिर नजर रहेगी और उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए स्त्री काल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, दर्शकों का भी, हमारे मेहमानों का भी और आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। और कल फिर हम मिलते हैं। नमस्कार।